गुड मॉर्निंग। मूल्यांकन के प्रकार हमने पढ़े थे, है ना? वही थे। अब आयोगों की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। आयोग रिपोर्ट। अच्छा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था, लिखो। ये प्रश्न मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि प्रश्न आपसे किसी भी रूप में पूछे, आप में क्षमताएं होनी चाहिए प्रश्न को समझकर उसको करने की। प्रश्न लिखो। सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत, सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक कौशल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिखो। डर में कमी करना, डर में कमी करना, डर में कमी। ऑप्शन बी लिखो। अधिगम में वृद्धि करना, अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, परानुभूति। मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए क्लास में। परानुभूति में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, क्रोध में कमी करना। संवेगात सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए के पक्ष में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। ऑप्शन बी के पक्ष में लंबा हाथ खड़ा करो। सभी को अपनी राय देनी है, ठीक है। ऑप्शन सी के पक्ष में लंबा हाथ, लंबा। ऑप्शन सी के पक्ष में। ऑप्शन डी, कुछ लोग ऑप्शन डी के पक्ष में। अब देखिए, यही चीज समझनी है हमें। प्रश्न पूछ रहा है कि संवेगात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा भाग नहीं है। संवेगों का मतलब क्या हुआ? भावात्मक पक्ष हुआ ना, यानी कि केवल भावों पर चलना है, हमें दिमाग को काम में नहीं लेना है। अधिगम में वृद्धि यानी कि कहां की बात आएगी? दिमाग की बात आएगी। लर्निंग में यदि आप वृद्धि करेंगे तो वो तो दिमाग की बात होगी। वो कौन सा पक्ष हुआ? ज्ञानात्मक। मानव व्यवहार के कितने पक्षों में परिवर्तन की बात करता है मूल्यांकन? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। ज्ञानात्मक में हमने देखा था कि बच्चे को संधि का ज्ञान नहीं है, उसको संधि का ज्ञान हो जाता है, वो परिवर्तन हो गया। यानी कि उसमें पहले वो अधिगम नहीं था, अब वो अधिगम हो गया है, अधिगम में वृद्धि हुई। संवेग जो है वो क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं और कुछ अपने अंदर संवेग होते हैं। तो एक संवेग है डर, उसको हटाना है बच्चे में। डर में कमी करना हो गया, व्यवहार में परिवर्तन। उसके अंदर कुछ वैल्यूज क्रिएट करने, भावात्मक पक्ष में किए थे ना हमने वैल्यूज। पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागृति हमने दी थी, है ना? अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, परानुभूति। परानुभूति मतलब समझते हैं? इम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। सिंपैथी होता है सहानुभूति, किसी के प्रति अपने मन में आता है कि यार ये देखो कितना गलत हुआ है, ये हम उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। एक, हम कहीं पे बैठे हैं किसी ऐसी जगह जिसमें हम काम करने के लिए योग्य हैं, सामने वाला हमसे कोई एक किसी भी प्रकार की गुजारिश कर रहा है कि सर मेरा ये काम कर दीजिएगा, तो हम वहां बैठे बैठे वो जो बात कह रहा है, वो अपना दर्द जो बता रहा है, उसको सुनते समय हमें परानुभूति की फीलिंग होनी चाहिए। यदि मैं उसकी जगह होता तो मेरे साथ क्या होता वाली बात। खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके बारे में, उसके दुख के बारे में
उसके दर्द के बारे में विचार करना परानुभूति है। तो परानुभूति में वृद्धि करना, वैल्यूज में वृद्धि करना है, कौन सा पक्ष हो गया? भावात्मक हो गया। क्रोध में कमी करना कौन सा हो गया? भावात्मक हो गया। तो बचा कौन सा? अधिगम में वृद्धि। ये प्रश्न पूछा गया। ऐसे प्रश्न करते समय, ये इसलिए ये पढ़ाया हुआ है ना, अब तो लग रहा है ना, सीधा सीधा आपको लगेगा कि नहीं पढ़ाया हुआ, सीधे सीधे नहीं पढ़ाए हुए होते हैं ये प्रश्न, पढ़ाए भी नहीं जा सकते। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है अगला। मैंने आपको ये पढ़ाया कि भावात्मक पक्ष के ये तत्व होते हैं। भावात्मक पक्ष के जो वो तत्व होते हैं, उन तत्वों को आप अपने दिमाग में, संवेग होते हैं उसमें, इमोशंस होते हैं उसमें, तो उनको ध्यान में रखो। यदि इमोशनली आपको कुछ डेवलप करना है, वो भावात्मक का हो गया। लिखना, हैंडराइटिंग, यदि आपसे प्रश्न पूछा कि किसी बच्चे की लेखन कौशल, हैंडराइटिंग में सुधार कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया? क्रियात्मक हो गया। लिखना वाला भाग कौन सा पक्ष आ गया? क्रियात्मक हो गया। ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं कहीं पर भी, कौन सा हो गया? ज्ञानात्मक हो गया। समझने वाली चीजें हैं ऐसे प्रश्न यदि आपसे पूछे। ठीक है, चलिए अब है अगला अपना विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट्स। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट। हाँ, मूल्यांकन के प्रकार हो गए थे ना पिछली क्लास में, मूल्यांकन के प्रकार ही तो हुए थे। हाँ, अच्छा, रिपोर्ट्स हो गई थी क्या? 2005 शुरू नहीं की थी हमने, शुरू नहीं की थी ना, ठीक है। उसमें हम पहुंच गए थे, देखो हमने पिछली क्लास में जो हमने किया था उसमें रिपोर्ट्स में हमने सबसे पहले मुदालियर आयोग देखा था। मुदालियर आयोग ने कहा था कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए, आंतरिक परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए, अंक प्रणाली के बजाय ग्रेड प्रणाली किया जाए, एक विद्यालय का अभिलेख रखा जाए। ग्रेड प्रणाली में उन्होंने 5 ग्रेड ABCD और E की बात की थी। फिर हमने कोठारी आयोग देखा, उसमें उन्होंने संचित अभिलेख रखने की बात कही थी। कोठारी आयोग ने ही नेबरहुड स्कूल की उदाहरण दी थी पहले। संचित अभिलेख रखने की बात सबसे पहले कोठारी आयोग ने कही थी। उन्होंने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन को प्रगति पत्र में पर्याप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए। उसके बाद में 10% दी गई, फिर 20% दी गई। तो ये कोठारी आयोग की उन सिफारिशों का परिणाम है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिन्होंने कहा कि संयोग कम करना है और हमें व्यक्तिनिष्ठता कम करनी है, उसके लिए हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन हो। फिर हमने देखा कि उसके बाद में हम पहुंचे थे NCF 2005, जिसको शुरू नहीं कर पाए थे ना, ठीक है, NCF 2005। NCF 2005 में यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, उनकी एक रिपोर्ट आई थी, बिना बोझ की शिक्षा, 1992 में। उन्होंने कहा कि बच्चे पर किसी भी सूरत में शिक्षा का बोझ होना नहीं चाहिए, उसके ऊपर बैग का बोझ नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें कही थी उस समय उन्होंने। बच्चा तनाव में रहता है। अभी आप देखो कि कोटा में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर दी है, ये तनाव का परिणाम है। इवन मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले एक बच्ची ने भी आत्महत्या की है अभी। तो ये मतलब ये तनाव है, और ये तनाव इसलिए है क्योंकि हमने अपेक्षाएं बहुत की है बच्चों से। आप जितनी ज्यादा अपेक्षाएं करोगे, जितना ज्यादा दूसरों के साथ तुलना करोगे, उतना ज्यादा बच्चा डिप्रेशन में आएगा। और जब आप बच्चा 21, 22, 23 साल की उम्र पार करने के बाद में, तो उसमें बहुत कुछ क्षमताएं आ जाती हैं बातों के बारे में सोचने की। 18 से लेके 21 वर्ष की उम्र में बच्चे के अंदर बहुत सी ऐसी जो इमोशंस हैं, जो उनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहते हैं। इमोशंस पे जो कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि हमने सिखाया भी नहीं है स्कूल एजुकेशन के दौरान, तब बड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए यशपाल समिति ने कहा था कि बोझ बच्चे पर होना ही नहीं चाहिए, शिक्षा को लेके बोझ नहीं होना चाहिए, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत लिबरल व्यक्ति थे, और प्रोफेसर यशपाल को ही NCF 2005 का अध्यक्ष बना दिया।
तो इतने लिबरल थे, उन्होंने सारी बात लिबरल की बात कही है, मूल्यांकन में उदारता दिखाई है इन्होंने कहा है कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लचीली तथा अपनाई जाने योग्य, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लचीली व अपनाई जाने योग्य सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए। यानी कि मूल्यांकन प्रणाली हो सतत और व्यापक, लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के दोष हैं कुछ, या चुनौतियां हैं, दूसरा शब्द माने आप, क्या चुनौती है? देखिए, इसका मूल मकसद यह है कि बच्चे में डर की कमी करें, यही तो है ना, एग्जाम फियर बच्चे में ना हो, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, दूसरा उसका सभी पक्षों का विकास हो। तो ऐसा, अच्छा, रटने पर बल बच्चा कम दे, 3-4 चीजें इसका जो मुख्य मकसद है सीसी को लागू करने की। लेकिन ऐसा करने के लिए एनसीएफ का यह मानना था कि आप ऐसा तब कर पाओगे जब आपके पास जो शिक्षक होगा वो बड़ा ट्रेंड होगा, प्रशिक्षित शिक्षक होगा, और शिक्षक के पास काम का बोझ नहीं होगा। 2 चीजें होनी चाहिए। अब यदि प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो 2 दिक्कत आएगी। नंबर 1, इस प्रकार का मूल्यांकन करने में बहुत से उपकरणों का काम में लेते हैं हम, पोर्टफोलियो फाइल मेंटेन करनी पड़ती है, शिक्षक को अपनी अध्यापक योजना डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है ना। और बच्चे के हर एक पक्ष का मूल्यांकन करना, एनेक्डोटल को काम में लेना पड़ता है। यहाँ पे इतने सारे मूल्यांकन के उपकरण वगैरह काम में ले, बच्चे की हर गतिविधि को देखे, और यदि इसमें ये प्रशिक्षित नहीं है तो इसके ऊपर जबरदस्त कार्यभार आ जाएगा, ये डिप्रेशन में चला जाएगा, खुद चला जाएगा शिक्षक, बाकी जाए कि नहीं जाए। तो ये है स्थिति अभी क्लास 1 से 5 के लेकर हमारे यहाँ पर कक्षा 1 से 5 में सीसी लागू है। और मेरी प्रिंसिपल से जब बात होती है कि इसका क्या परिणाम है, मतलब क्या इसके बारे में आपकी राय है, बोले इसके बारे में एक ही राय है कि यदि सीसी को हटा दिया जाए तो टीचर्स उतने ही खुश होंगे जितना ओपीएस को लागू करने पे हुए थे। डीजे बजेंगे फिर से, इतना खतरनाक है 1 से 5 के विद्यालय के टीचर्स के लिए, और विशेष रूप से प्रिंसिपल्स के लिए सीसी। तो सीसी को तरीके से यदि आपने लागू नहीं किया, यदि हार्ड सीसी आपने लागू कर दिया, तो निश्चित रूप से शिक्षक दबाव में चले जाएंगे। और जब शिक्षक दबाव में जाएंगे तो उनके पता नहीं रहेगा, अच्छा वो ट्रेंड नहीं होंगे नंबर 1, तो उनके ये नहीं पता रहेगा कि इसका मूल मकसद क्या है। इसका मूल मकसद तो हमारा ये है कि हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, ना कि हर 10 दिन में बच्चे का क्या अधिगम किया उसको जांचें। और सीसी को शिफ्ट इस पे कर देते हैं कि हर 15 दिन में आपका एक टेस्ट होगा, हर 10 दिन में टेस्ट होगा, बच्चा हर समय तनाव में रहने लग गया। हमें इसमें सीसी का मकसद था तनाव को दूर करना, बच्चे के डर को दूर करना, एग्जाम के भय को दूर करना, और बच्चा प्रतिदिन एग्जाम के भय से पीड़ित हो रहा है यदि आपके पास प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। ये दूसरा है, बच्चे में भय व्याप्त होने लग गया रोज रोज के एग्जाम्स होने की वजह से। तो ये चुनौती है, ये सीसी की ये कमी नहीं है। सीसी का मेन, ये प्रश्न गलत पूछा गया था रीट में कि निम्नलिखित में से कौन सा सीसी का दोष है, और उन्होंने उसमें लिखा था कि बच्चा परीक्षाओं के भय से व्याप्त हो जाता है, जबकि सबसे पहले आप सीसी मैनुअल खोलेंगे, उसका सबसे बड़ा गुण ही यही लिखा हुआ है। पहला गुण है कि बच्चे को रोज रोज की परीक्षाओं के भय से मुक्ति मिलती है इससे, तो ये उसका दोष तो नहीं हो सकता, बट ये एक चुनौती है, ये एक इसकी सीमाएं हैं। यदि हमने सही से शिक्षक को प्रशिक्षित नहीं किया तो ये दिक्कत आ सकती है, ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनाएं सीसी, लेकिन अपनाते समय कैसी सीसी अपनाएंगे आप? लचीली। जैसा आपने सीसी में कह दिया हर एक चीज वैसी वैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, और कैसी होनी चाहिए? अपनाई जाने योग्य। आप तो वहां बैठ के बना दोगे कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन नीचे जब काम करते हैं मुझे पता है कितना मुश्किल हो जाता है। ये यशपाल साहब का मानना था। उन्होंने क्या कहा
लचीली तथा अपनाई जाने योग्य सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए। ये प्रश्न पूछते हैं, लचीली मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल सबसे ज्यादा एकमात्र जो है वो किसने दिया था? एनसीएफ 2005 ने। ओके, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, लचीली अपनाएंगे। अब पेपर निर्माण करते हैं हम, जब लास्ट में पेपर्स आपके होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पर्चा निर्धारण की है। इतने खराब पेपर बनते हैं कि मूल्यांकन सही से हम कर ही नहीं पाते। एक्चुअल में बच्चे के अंदर क्या चीज देखना चाहते हैं, क्योंकि आप एक विशेषज्ञ बनाते हो, उस विशेषज्ञ में डायमेंशंस नहीं होते। आपके अभी जितने भी पेपर्स आते हैं सबकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। स्पेशली यदि मैथ्स को लेकर हम बात करें, जैसे मान लो एसएससी में मैथ्स आती है, किसी भी बोर्ड में मान लो आप, तो वहां पर मैथ्स को लेकर जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, अनुप्रयोग, उन उद्देश्यों तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। पेपर कभी नहीं पहुंचता है। कभी आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होगा, पूछते ही नहीं है आजकल, जो आपने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी भी किताब में। और मैथ्स का असली मकसद यही होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए कि बच्चे के सामने कम से कम 30% प्रश्न ऐसे जाएं जो पहली बार वो एग्जाम में अपने सामने देख रहा है। और ये तब होगा जब पेपर बनाने वाले सही होंगे, तभी तो होगा। आपके सामने अभी देख लो, जितने भी पेपर्स आते हैं उन सभी में लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। जीके में भी पूछे जा सकते हैं, पूछने चाहिए कि बच्चा दिमाग लगा के उसके ऊपर काम करे। मतलब प्रश्न पेपर बनाने वाले में ये डायमेंशंस होने चाहिए, जैसे यूपीएससी ऐसा करती है बहुत बार। बाकी नहीं कर पाते हैं, बहुत से बोर्ड्स नहीं कर पाते हैं, बहुत से ये तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, केवल फैक्ट पर ध्यान देते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं, बच्चे को कितना ज्ञान है बस। तो प्रश्न पत्र निर्माण के समय, जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं कि कैसे प्रश्न डिजाइन करती है यूपीएससी। एक बार उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि भारत में मौसम विज्ञान के अनुसार, उसका ये पूछने का मकसद सिर्फ एक छोटा सा था, भारत में मौसम विज्ञान के अनुसार वर्षा के एक दिन से क्या तात्पर्य है। और उस प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिए थे, एग्जैक्ट ऑप्शंस मुझे नहीं पता, लगभग जैसे मान लो पहला ऑप्शन था 1.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच की वर्षा, दूसरा था 1.8 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर के बीच की वर्षा, तीसरा था 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के बीच की वर्षा, चौथा था 2.2 मिलीमीटर से अधिक वर्षा। बताओ आंसर क्या होगा? 2, 4 और कोई? तीसरा और कोई? अब देखिए, एक दिन की जो है उसको वर्षा का दिन घोषित कर देंगे यदि आपकी बारिश इसमें से कोई सी एक होगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कैपिंग कर रखी है उसने कि 1.5 से 2 मिलीमीटर के बीच, यानी कि 2 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसको हम वर्षा का दिन नहीं मानेंगे। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। उसका यहाँ पूछने का सिर्फ इतना ही मकसद है, ज्ञान नहीं पूछ रहा वो आपसे। यदि 50 मिलीमीटर बारिश होती है तो वर्षा का दिन मानते हैं ना। वर्षा का दिन का मतलब केवल मिनिमम, न्यूनतम कितनी वर्षा है जिसको हम मान लेंगे कि ये वर्षा का दिन है। अधिकतम तो होनी नहीं चाहिए, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो 3 ऐसे हैं जिसमें अधिकतम बता रखी है, तो तीनों तो नहीं होंगे। एकमात्र आंसर आपका क्या रहा? चौथा। ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न नहीं पूछा गया था। यह प्रश्न पूछा गया था कि आप इस प्रश्न को देखकर अपनी समझ का उपयोग कितना कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न पत्र में, पेपर्स में प्रश्न आने चाहिए। और ऐसा तब होगा जब पेपर बनाते समय केवल विशेषज्ञों से राय नहीं ली जाएगी। अभी हम पेपर बनाते समय केवल स्पेशलिस्ट बिठाते हैं। स्पेशलिस्ट के साथ साथ राज्य के शिक्षाविदों से प्रश्न पत्र के निर्माण के समय चर्चा करने की जरूरत है। जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
उन शिक्षकों को पता है कि बच्चे में कौन सी ऐसी चीज है जो कैसे प्रश्न पूछने पर वो विकसित हो सकती है। इसलिए जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रखे हैं उन शिक्षकों से वर्ष भर प्रश्न मंगवाने चाहिए। इनका तो ये भी मानना है कि हमारे यहाँ पे जितने बच्चे हैं और इनके अंदर इतनी ज्यादा रचनात्मकताएं हैं, इतनी जबरदस्त क्रिएटिविटी है, वो बहुत बार हमसे बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। ऐसे में पूरे वर्ष भर छात्रों से प्रश्न मंगाने चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रश्न निर्माण के समय किसकी भूमिका होनी चाहिए? विशेषज्ञ की। किसकी होनी चाहिए? शिक्षाविद की। किसकी होनी चाहिए? शिक्षक की। किसकी होनी चाहिए? छात्र की। इन सभी की भूमिका होनी चाहिए। और इनके द्वारा मंगाए गए प्रश्न को एडिटिंग करेंगे अब हम, और एडिटिंग करने के लिए अब एक विशेषज्ञ बिठाएंगे। अब इसके पास डायमेंशंस आ जाएगा और फिर ये विशेषज्ञ अंत में एक प्रश्न पत्र बनाएगा। तो प्रश्न निर्माण के समय इन सभी की भूमिकाएं निश्चित की है एनसीएफ 2005 ने। ओके, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक बच्चा हम जो तैयार कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, मान लो वो अपने साथियों के साथ काम करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंसी ज्यादा है, एरोगेंसी ज्यादा है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, इनको तो कुछ नहीं आता है, मैं ही कर लेता हूं सारा काम। तो क्या वो आगे जाके एक अच्छा प्रशासक बन पाएगा? नहीं। आगे जाके आपको यदि लीडर बनना है, अच्छा प्रशासक बनना है, तो आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि आप समूह में कार्य कर सकें। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो केवल ज्ञान प्राप्त ना करें, केवल बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे नहीं चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए आगे जाकर जो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, अपने साथियों के साथ काम करने में सक्षम होते हैं, किसी भी परिस्थिति में खुद को समायोजित करने में सक्षम होते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि केवल इंडिविजुअल इवेल्युएशन बच्चे का ना हो, 8-10 बच्चों का ग्रुप बनाया जाए, ग्रुप में बच्चे की एक्टिविटीज का इवेल्युएशन किया जाए। समूह आधारित मूल्यांकन को सबसे पहले किसने बोला था? एनसीएफ 2005 ने। समूह आधारित मूल्यांकन होने पर समूह में बच्चा किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है, किस प्रकार से काम करता है, दूसरे साथियों के साथ मिलकर काम करता है, कैसी सपोर्टिंग नेचर है, यदि नहीं है तो उसको चेंज करना है हमें। यही तो एजुकेशन का मतलब है। यदि उसमें ये क्वालिटीज नहीं है तो ये क्वालिटीज उसमें हमें बिल्ड करनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें पहले देखें कि उसके अंदर ये क्षमताएं है कि नहीं है। तो समूह आधारित मूल्यांकन की अवधारणा इन्होंने दी थी। ग्रुप एक्टिविटीज का मूल्यांकन, ये प्रश्न पूछा गया है। इंडिविजुअल मूल्यांकन के साथ साथ बच्चे का समूह आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं ये बड़ी बोझ पैदा करती है बच्चे पर। तो बोर्ड परीक्षाएं बच्चे के लिए वैकल्पिक बना देनी चाहिए। बच्चे को लगता है 10वीं बोर्ड में कि मैं बोर्ड परीक्षा नहीं दूंगा, मैं परेशान हो चुका हूं बोर्ड परीक्षाओं से, मुझे बड़ा डर लगता है, तनाव आता है। लिबरल आदमी है बहुत ज्यादा। देखो, इन्होंने कहा कि आंतरिक परीक्षा देकर यदि जैसे 10वीं क्लास है, यदि बच्चा चाहे कि मुझे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम देना है तो वहां दे, वहां से पास होके वो 10वीं पास माना जाएगा। यदि बच्चे ने कह दिया नहीं नहीं मुझे मेरे स्कूल के आंतरिक एग्जाम से ही 10वीं पास करनी है, तो उसको विकल्प देना चाहिए कि वो अपने स्कूल के अंदर एक आंतरिक एग्जाम दे के ही 10वीं पास हो जाए, जैसे 9th की है। अलग से बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं को वैकल्पिक बनाने की सिफारिश की थी एनसीएफ 2005 ने। इन्होंने तो यहां भी एक बात यह भी कही कि प्रायोगिक तौर पर खुली पुस्तक प्रणाली अपनानी चाहिए। यानी कि बच्चों को पुस्तकें हाथ में दे देनी चाहिए, प्रश्न पत्र दे देगी, और बोले पुस्तक में से बाकी सब चीजें देख देख के आपको उत्तर लिखना है। अच्छा है नहीं? सीमा से ज्यादा लिबरल है ये। प्रायोगिक तौर पर मूल्यांकन में या परीक्षा प्रणाली में कौन सी परीक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए? खुली पुस्तक। खुली पुस्तक का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल खुला छोड़ दें, उसमें आपको मानक पुस्तक दी जाती है। देखिए,
उसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको दे दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल जो गाइड्स नहीं देंगे आपको, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की मानक पुस्तक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो चलती है वो आपको दे दी, कमेंट्री भी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि नीति निदेशक तत्व जो है वो मूल अधिकारों पर ज्यादा प्रभावी होने चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब उस पुस्तक में से आपको पढ़ना है, पहले नीति निदेशक तत्व क्या है, फिर मूल अधिकार पढ़ो क्या है, फिर उन दोनों को समझो, फिर विचार करो कि इन दोनों में ज्यादा प्रभावी कौन होना चाहिए मेरे विचार से, और क्यों होना चाहिए, और अपने विचार प्रकट करो। तो थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली को अपनाने की बात कही है। हमें इस बात पर फोकस नहीं करना है कि सही उत्तर क्या है, केवल सही उत्तर तो आपको अब अपनी थॉट प्रोसेस के द्वारा निकालने की कोशिश करनी है। जो बता दिया है उसको याद करके केवल ज्ञानात्मक पक्ष नहीं। इसके लिए इन्होंने कहा कि खुली पुस्तक प्रणाली अपनानी चाहिए। इन्होंने एक बात कही कि सांगठनिक रूप से एक समान मूल्यांकन प्रणाली ठीक है, लेकिन ये बच्चे का समग्र मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। यानी कि मूल्यांकन के अंदर दो प्रणालियां काम में ली जा रही है, एक सीसीई और एक समान मूल्यांकन प्रणाली। सीसीई में बच्चे का वर्ष भर मूल्यांकन होता है, तो उसमें एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में मूल्यांकन की प्रणाली में भिन्नता आ सकती है ना, शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है। एक समान मूल्यांकन प्रणाली में सभी के लिए एक ही प्रकार का पैटर्न होता है, एक ही प्रकार का पेपर होता है, एक ही तरीके से सब कुछ मूल्यांकन किया जाता है। तो इनका यह मानना था कि सांगठनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तब तो एक समान मूल्यांकन प्रणाली ठीक है, लेकिन ये बच्चे के अंदर सभी गुणों का विकास करने में सक्षम नहीं है। इन्होंने फिर दो तीन चीजें और अंत में कही, जिसमें इन्होंने अलग अलग कक्षाओं के लिए कक्षा 1 व 2, कक्षा 1 से 2 के लिए इन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बच्चे का जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे को सामने बैठ के लेक्चर्स नहीं देने क्लास 1 और 2 में, बोलो ABC, सामने बैठा बैठा टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, फिर वो पढ़वा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ए है तो ए को दिखाना चाहिए कि ये ए देखो ऐसा था, जाओ वहां से ए उठा के लेके आओ। ए का मतलब एप्पल है तो एप्पल उठा के लेके आओ वहां से। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इसके लिए ABL कक्ष वगैरह खोले गए हैं, आपके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्ष और लहर कक्ष वगैरह आए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि 1 और 2 में किसी भी सूरत में लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो फिर कौन सी होनी चाहिए? किसी भी सूरत में मौखिक परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए। 1 और 2 के बच्चों के लिए केवल गतिविधियों का अवलोकन होना चाहिए। गतिविधियों का क्या होना चाहिए? अवलोकन होना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं, NCERT 2005 के अनुसार कक्षा 1 व 2 के लिए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मौखिक परीक्षा आधारित, लिखित परीक्षा आधारित, केवल अवलोकन आधारित, मौखिक व अवलोकन आधारित। क्या होगा? केवल अवलोकन पर आधारित होना चाहिए। गतिविधियां करवाएंगे और बच्चों की गतिविधियों का क्या करेंगे? अवलोकन। कक्षा 3 से 8 के लिए इन्होंने कहा कि मौखिक परीक्षा भी हो, लिखित परीक्षा भी हो और अवलोकन भी हो। दो बातें यहां पे इन्होंने कही थी इसमें। एक तो कक्षा 5 से स्वयं मूल्यांकन को सम्मिलित करना चाहिए। तो स्वयं मूल्यांकन को सम्मिलित करने की सिफारिश NCERT 2005 ने कौन सी कक्षा से की है? कक्षा 5 से। फिर इन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं वो ज्यादा ठीक नहीं है, आवधिक छोटी छोटी परीक्षाएं होनी चाहिए, जैसे हर एक 20 दिन में या हर एक महीने में, हर एक 2 महीने में कुछ सत्र निर्धारित होने चाहिए। और ये सत्रीय परीक्षाएं कक्षा 7 से शुरू हो जानी चाहिए। कक्षा 7 से सत्रीय परीक्षाएं शुरू हो, ये सिफारिश इन्होंने की थी। कक्षा 9 से 12 के लिए इन्होंने कहा कि कुछ भी कर सकते हो वहां पे आप,
वहां पर जाते जाते बच्चा ठीक ठाक हो जाता है। हर एक प्रकार की परीक्षाएं ले सकते हैं, हर एक तरीके से ले सकते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों की ले सकते हैं। क्लियर ये बात? एनसीएफ 2005 ने 1 से 2 के लिए कैसे शिक्षण की बात कही है? गतिविधि आधारित। मूल्यांकन केवल अवलोकन आधारित। स्वयं मूल्यांकन कौन सी क्लास से? 5 से। सत्रीय परीक्षाएं 7 से। ठीक है, यह आपका था मूल रूप से एनसीएफ 2005। बहुत सी सिफारिशें की है ना इन्होंने, और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछते हैं आपसे, एनसीएफ 2005 से। ओके, फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 2020 इसको देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सबसे पहली सिफारिश की है कि मूल्यांकन की प्रणाली को योगात्मक, और योगात्मक के कोष्टक में लिखा है इन्होंने असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बजाय क्या कर देना चाहिए? अरे क्या कर देना चाहिए? पढ़ा ना हमने, क्या करना है? रचनात्मक, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कर देना चाहिए। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय क्या करना चाहिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग। एज की बात नहीं की इन्होंने, ना ही इनकी बात की है। अभी हम उतने सक्षम नहीं है, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था सिर्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग तक ही सक्षम है। योगात्मक के बजाय मूल्यांकन प्रक्रिया को रचनात्मक बनाना चाहिए, ये सिफारिश की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। इन्होंने दूसरी सिफारिश की है कि हमारा प्रगति पत्र जो है उसको एबी डिविलियर्स बनाना चाहिए। यानी कि कैसा बनाना है? 360 डिग्री, या सूर्य कुमार यादव बनाना चाहिए। आजकल एक नया आ गया 361 डिग्री, ईशान किशन, कल ही 2-4 दिन पहले ही पैदा हुआ है। तो 360 डिग्री होलिस्टिक, सर्वांगीण तरीके से बच्चे के हर एक गुणों को समाहित करने वाला एक मूल्यांकन प्रपत्र होना चाहिए। इस मूल्यांकन प्रपत्र के अंदर बच्चे के अंतिम योगात्मक मूल्यांकन, उसका पोर्टफोलियो, उसकी चेकलिस्ट, संचयी अभिलेख, एनेक्डोटल, जितने भी प्रकार के उपकरण आप काम में लेते हैं, सभी उपकरणों के द्वारा जो कुछ आपने बच्चे के बारे में निचोड़ लिखा है उसको सम्मिलित करना चाहिए, चाहे वो लंबा चौड़ा हो जाए। इसलिए वो 360 डिग्री का प्रगति पत्र हमें बनाना है। इन्होंने फिर एक बात कही कि जो परीक्षा है बोर्ड, इस बोर्ड परीक्षा में बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए। एक परीक्षा हो मुख्य परीक्षा और दूसरी परीक्षा हो सुधार परीक्षा। बच्चों को कहें कि आपके पास एक अवसर और है, यदि आपके मुख्य परीक्षा में नंबर ठीक नहीं आए तो सुधार परीक्षा में नंबर ठीक ला सकते हैं, तो तनाव में नहीं रहता। नहीं, जैसे मान लो आप जाते हैं कहीं पे दौड़ने या फिर वो लंबी कूद के लिए, आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं, तो पहले चांस में ही हम निकल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास 2 चांस और हैं, और यदि ये नहीं रहेंगे तो फिर हम दबाव में आ जाते हैं, आते हैं ना, फिर धड़कने बढ़ जाती है कि अब क्या करें। तो दबाव कम करने के लिए बच्चे को अवसर प्रदान करना है, मुख्य परीक्षा के साथ साथ एक सुधार परीक्षा, और जिसमें भी नंबर ज्यादा है कुछ महीने बाद या 2 महीने बाद सुधार परीक्षा हो, जिसमें मार्क्स ज्यादा है उस मार्क्स को इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हम बच्चे की बात करते हैं, बच्चे को पढ़ाने वाली स्कूल कैसी है? कम आए तो पहली वाली, यही होता है तरीका। यदि मार्क्स उससे कम आ जाए तो फर्स्ट वाला ठीक है, वही काम में लेंगे, ऐसा होता है। वहां भी तो ऐसा ही होता है, पहले अटेम्प्ट के अंदर आपने 80 मीटर भाला फेंक दिया, दूसरे में यदि 77 है तो 80 वाला काउंट होगा, है ना। अवसर का मतलब यही है, क्षमताएं तो हैं, आपने दिखाई है एक जगह। स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं अब तक हम, बच्चे को पढ़ाने में क्या स्कूल सक्षम है? क्योंकि आरटीई ने ये कहा है कि बच्चे को रोकना नहीं है, कहा है ना, रोकना नहीं है, इसका मतलब क्लास 5 और 8 के अलावा तो यही बोल रखा है ना, नहीं रोकना है। नहीं रोकने का मतलब यह है कि बच्चे को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, जितने ज्ञान की कम से कम उसको आवश्यकता है उतना ज्ञान हमारे शिक्षकों में क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चे को दे, और उसके लिए लर्निंग आउटकम्स निर्धारित होते हैं, फिर अधिगम के प्रतिफल
और वो लर्निंग आउटकम्स को जानने के लिए हम स्कूल की परीक्षा करेंगे कि एक स्कूल अपने बच्चों को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग करवाने में सक्षम है या नहीं है। एनएस के द्वारा ऐसी परीक्षाएं करवाई जाने लग गई। 2020 ने तो केवल 3, 5 और 8 के लिए ही बोला था कि कक्षा 3, 5 व 8 के लिए स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा ऐसी परीक्षाएं करवाई जाती है अभी, और 3, 5, 8 के साथ साथ 10 की भी कराने लग गए हैं अभी। ठीक है, स्कूल की परीक्षा की बात किसने बोली है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। इस नीति ने एक बात और कही है कि जो हमारे लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र, और इस राष्ट्रीय आकलन केंद्र को इन्होंने नाम दिया परख। और यह प्रश्न आपके रीट में पूछा गया था। परख या राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जिसको नाम क्या दिया गया है? परख। उसकी स्थापना की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मानव संसाधन मंत्रालय MHRD का नाम बदल के क्या नाम करने की बात कही है? शिक्षा मंत्रालय। और यह काम कर भी दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय करने की बात कही है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सभी स्टेट्स को यह बोल दिया गया है कि इस नीति को जल्दी से जल्दी अपनाएं। आपके सिलेबस में भी है, आपके सिलेबस में बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राजस्थान में क्रियान्वयन। यही तो है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी प्रश्न पूछ सकता है वो, नो डाउट, बट राजस्थान में क्रियान्वयन को लेकर आपको अभी तक शायद कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा होगा कि क्या हुआ है। और क्रियान्वयन को लेकर बहुत से काम हो रखे हैं, जिसमें 8 प्रकार की समितियां भी बनी हुई है, 6 प्रकार की अलग अलग समितियां हैं। जैसे CE, इस पे काम चल रहा है अभी। आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की बात इसमें कही है। तो ECCE की एक अलग समिति बनी है, जिसका अध्यक्ष आपका परियोजना समन्वयक ये स्कूल शिक्षा परिषद को रखा गया है। फिर पाठ्यक्रम मूल्यांकन की एक अलग समिति बनाई है अभी राज्य सरकार ने, लेटेस्ट की बात है ये। 6 समितियों का गठन किया है ताकि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया जा सके। और ये आपके सिलेबस में ऐसे है मेंशन, क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या काम किए गए, वो स्पेशली हमें पढ़ने की जरूरत है। एग्जामिनर को पहुंचना तो वहीं से, ये प्रश्न उसी से पूछे तो ज्यादा मजेदार है वो। RSCRT को पाठ्यक्रम मूल्यांकन और समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, निदेशक RSCRT। देखेंगे अभी काम पूरा होने के बाद में, और भी उसमें चलता रहेगा। एग्जाम से 1 महीने पहले तक इस पर हम जितना भी वर्क हो सकता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जबरदस्त रिसर्च की जरूरत है। केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा देने से उसमें काम नहीं चलेगा। वो तो काम हमने कर दिया, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली रिसर्च उस पर चालू है। ठीक है, ये इनकी सिफारिशें रही है मूल रूप से, और ये विभिन्न आयोगों की सिफारिश रही है हमारे यहाँ पर मूल्यांकन को लेकर। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि 2020 की शिक्षा नीति में CCE को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। नहीं की ना? उसमें क्यों बातचीत नहीं की है, उस पर अभी हम जब CCE पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन को पढ़ना है तो 2 चीज समझनी हमें। इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष क्या है? सतत, और दूसरा पक्ष क्या है? व्यापक। इन दोनों पक्षों को समझ लिया, सब कुछ समझ जाओगे। उसको बंद ही कर दो ना, इसको मत देखो। इसको देखोगे तो मन में अलग अलग विचार आएंगे। इसको अभी ध्यान फिर यहां से वहां भटकेगा। यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि इस पेज पे खोलो, वहां आ जाओ, तब तक बंद रखो। प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, बीच बीच में प्रश्न पूछता हूं, नहीं तो वो देखोगे तो सीधा वहां से पता चल जाएगा कि उसका उत्तर क्या है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि CCE में सतत
से क्या तात्पर्य? ऑप्शंस देखो, मैं आपको दूंगा। ऑप्शंस ए निरंतर, ऑप्शन बी आवधिक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। केवल ए के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़े करना देखें। ठीक ठाक संख्या है। और केवल बी के पक्ष में एक भी नहीं है। सी के पक्ष में उससे कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक संख्या है। इसका आंसर आपका क्या होगा? सी, निरंतर तथा आवधिक। अब समझते हैं कैसे। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अभी आगे एक और प्रश्न पूछेंगे इसी प्रकार का, फिर आपको लगेगा कि इस बार ऐसा क्यों हुआ। सतत, सतत का मतलब लगातार तथा बार बार, यही तो है ना। बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए और बार बार मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि बच्चे का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चा कक्षा में जब आया है तो उस समय हमें यह चेक करना है कि उसका अधिगम स्तर क्या है। कौन सा मूल्यांकन करेंगे? नियोजन मूल्यांकन करेंगे। याद आ रहा है? कक्षा में बच्चे को स्थापित करने के लिए आधार रेखा मूल्यांकन या नियोजन मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में बच्चा पूरे वर्ष भर शिक्षण जब उसको करवा रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहा है उसको जांचने के लिए लगातार कक्षा में मूल्यांकन करते रहेंगे। कौन सा हो गया? अरे कौन सा हुआ? रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। पूरी वर्ष भर उस बच्चे का कक्षा के अंदर रोज, जैसे मैं बीच बीच में अभी आपसे ये प्रश्न पूछा इससे पहले, ये कौन सा मूल्यांकन था? रचनात्मक मूल्यांकन। पढ़ाने के दौरान मैं क्या कर रहा हूं? आपका निरंतर मूल्यांकन। लेकिन इनका यह मानना है कि निरंतर मूल्यांकन के साथ साथ कुछ निश्चित समय अंतराल पर भी बच्चे का उसने जो पढ़ा है वो सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके लिए कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए? आवधिक मूल्यांकन होना चाहिए। और ये आवधिक मूल्यांकन एक निश्चित अंतराल पर बार बार होता रहना चाहिए। तो बच्चे का मूल्यांकन कैसा हो? लगातार। लगातार मूल्यांकन में कौन से करेंगे? नियोजन मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। इकाई की समाप्ति हो गई, बच्चे का कौन सा मूल्यांकन होगा? आवधिक। सत्र की समाप्ति हो गई, कौन सा होगा? आवधिक। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चे का एक निश्चित अवधि के बाद में मूल्यांकन करते रहेंगे। तो बार बार मूल्यांकन या आवधिक मूल्यांकन किस मूल्यांकन के माध्यम से? योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए। और इस दौरान यदि यहां पर बच्चे के अधिगम में कठिनाई आ रही है तो यहां, और यहां पूरा होने के बाद में हमें पता चला कि उपलब्धि ठीक नहीं है तो यहां बच्चे का कैसा मूल्यांकन होना चाहिए? निदानात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। सीसीई में चारों प्रकार के मूल्यांकन का जिक्र है। तो सतत का मतलब क्या हुआ? निरंतर तथा आवधिक, लगातार तथा बार बार। लगातार बच्चे का मूल्यांकन हो, कक्षा में आने से पहले नियोजन मूल्यांकन हो, कक्षा के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन हो, उसके बाद में बीच बीच में उसका योगात्मक मूल्यांकन हो। और यदि उसके अधिगम में कठिनाई आ रही है तो निदानात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। क्लियर है? सतत पक्ष क्लियर? ओके। दूसरा पक्ष आता है आपका व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव। बच्चे के किसी एक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करना, हमें बच्चे के सभी पक्षों का करना है। और यदि हम शैक्षिक मूल्यांकन करेंगे तो वो कैसा होगा? बच्चे के केवल एक पक्ष का होगा। शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन बच्चे का होता रहना चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसमें शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन भी व्यापक हो उसके लिए क्या करेंगे? बताओ। देखिए, अब विचार करो। है सभी पक्षों का, उसमें तो क्रियात्मक में तो फिर सहशैक्षिक पक्ष आ गया मोटे रूप से। शैक्षणिक पक्ष में तो ज्ञान ही होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन व्यापक हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपका क्या मानना है? बताओ। देखो, सब कुछ पढ़ रखा है आपने, और ये बीच बीच में ये जो प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि आप में खुद में आप में क्षमताएं पैदा हो कि अचानक मेरे सामने ऐसा प्रश्न आए तो मैं कैसे करूंगा।
हाँ, गुड गुड, थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं आप। रचनात्मक क्षमताएं, अरे भाई ज्ञानात्मक पक्ष के कितने भाग हैं? ज्ञानात्मक के कितने हैं? 6। सबसे नीचे ज्ञान, उसके बाद फिर सबसे ऊपर। इन 6 के 6 पक्षों का मूल्यांकन बच्चे का होना चाहिए। पेपर में प्रश्न बनाते समय केवल ऐसे प्रश्न ना हो जिसमें परिभाषाएं पूछे, जिसमें विशेषताएं पूछे। यदि केवल परिभाषा और विशेषता पूछेंगे तो कौन सा मूल्यांकन हुआ? ज्ञान। बच्चे को उदाहरण वाले प्रश्न भी पूछने चाहिए, जिससे कौन सा होगा? अवबोध का। बच्चे से वर्गीकरण वाले प्रश्न पूछने चाहिए, अंतर वाले प्रश्न पूछने चाहिए। कोई चीज को देखकर दिए हुए आंकड़ों के अनुसार किसी चीज का निर्माण करवाना चाहिए। कौन सा होगा निर्माण करवाएंगे तो? अनुप्रयोग होगा ना, अनुप्रयोग। तो बच्चे में ये सभी क्षमताएं विकसित हो, उससे उसमें कुछ सिंथेसिस की क्षमताएं कैसे आए, तो उससे इस प्रकार का कोई एक ऐसी चीज लिखवानी है जो आज तक कभी नहीं हुई है। उससे ऐसा प्रश्न देना है जिसमें बच्चा आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके। आते हैं ना ऐसा प्रश्न, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या ऐसे ना आपकी राय में क्या ये सही है, डिसीजन देने में ठीक है कि नहीं है, बच्चा इसका मूल्यांकन करे। कहने का मतलब यह है शैक्षणिक पक्ष में। अब देखो इन्होंने एनसीईआरटी ने, मैंने कहा था उसको काम में लिया है आपके ब्लूम के उपागम को, सॉरी संशोधित उपागम को। संशोधित में सृजन करना को सबसे ऊपर रखा है, तो ये लिखते समय सृजन को लास्ट में लिखते हैं, 6वें नंबर पर लिखते हैं। काम में उसको लिया इन्होंने। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इन सभी पक्षों का बच्चे का मूल्यांकन यदि करेंगे तब हम मानेंगे कि शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन कैसा हुआ है, व्यापक हुआ है। ठीक है। उसके बाद में सहशैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन करेंगे। सहशैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय हम देखेंगे कि बच्चे को जीवन जीने की कला कितनी है, जीवन कौशल, वो जीवन को किस प्रकार से मानते हुए जीवन को जीता है, होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं बड़े एकदम मस्त से, जिंदगी बड़ी मजेदार है, इस प्रकार से जीते हैं, कुछ लोड लेके जीते हैं। तो जीवन कौशल, हर एक परिस्थिति में वो खुद को किस प्रकार से समायोजित करते हुए अपने जीवन को जी रहा है। समायोजित करने का मतलब कौन सा पक्ष हो गया? भावात्मक। याद आ रहा है क्या? भावात्मक पक्ष के 5 तत्व: बच्चे की रुचि, बच्चे का मूल्य, उसकी अभिवृत्ति, उसमें गुण विवेचन की क्षमता तथा उसके अंदर समायोजन की क्षमता। आ रहा है याद? शिक्षण उद्देश्यों में पढ़े थे ना 5 पक्ष। तो वो किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हुए अपना जीवन जी रहा है, उसके अंदर कार्य शिक्षा कैसी है, किसी भी परिस्थिति में काम करने में वो बच्चा कितना सक्षम है। वो इससे आपकी वर्क कल्चर डेवलप होती है। वर्क कल्चर आपके इमोशनल पार्ट से जुड़ा हुआ है कि कैसे सभी लोगों के साथ मिलकर आप काम करने में सक्षम है। कार्य शिक्षा उसकी कैसी है, बच्चे की अभिरुचि कैसी है, उसके अंदर मूल्य कैसा है। तो अभिवृत्ति व मूल्य ये पढ़े थे ना भावात्मक पक्ष में। और बच्चे की दृश्य व प्रदर्शन कला कैसी है। दृश्य और प्रदर्शन कला का मतलब जैसे बच्चा चित्र कितना अच्छा बनाता है, डांस कितना अच्छा करता है, क्रिकेट कितना अच्छी खेलता है, परफॉर्मेंस आर्ट। तो ये 4 प्रकार की चीजें सम्मिलित की है इन्होंने। कौन से पक्ष में? सहशैक्षिक पक्ष में। ये प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड में। सीसी में सहशैक्षिक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है? ऑप्शंस दिए थे उन्होंने 1, 2, 3, 4 ये, फिर नीचे दिए थे सत्यकूट बताइए 1 या 2, 2 या 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। याद रखना सबसे पहला कौन सा है? जीवन कौशल, जीने की कला। फिर कार्य शिक्षा, काम कैसे कर रहा है सभी के साथ मिलकर। फिर अभिवृत्ति व मूल्य, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स कैसा है बच्चे का। और फिर क्या है? दृश्य तथा प्रदर्शन कला। ये 4 प्रकार की चीजें यदि आपकी है, सहशैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन हम कर लेंगे।
तो व्यापकता का मतलब सहशैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन भी व्यापक रूप से होना चाहिए, जिसमें इन चारों चीजों को सम्मिलित करना है। फिर बताओ, देखिए सबसे पहला कौन सा है? जीवन कौशल, उसके बाद में कार्य शिक्षा, उसके बाद में मूल्य व अभिवृत्ति, फिर कौन सा है? दृश्य व प्रदर्शन कला। तो ये शैक्षिक और सहशैक्षिक सभी के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, और दोनों पक्ष अपने आप में कैसे हो? व्यापक रूप से उनका मूल्यांकन होना चाहिए। ये व्यापकता का मतलब है। ठीक है। व्यापकता का एक आशय और है, और व्यापकता का एक दूसरा आशय अपने यहाँ पे SCERT RSCERT ने लिखे थे 5 आशय व्यापकता के, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया विषय की व्यापकता होनी चाहिए, अवसर की व्यापकता होनी चाहिए, दायरे की व्यापकता होनी चाहिए, और उपकरणों की व्यापकता होनी चाहिए। बच्चे में विषय की व्यापकता होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर हमें चर्चा नहीं करनी है। अलग अलग सभी विषय में हिंदी, विज्ञान, गणित तो ही हैं, साथ साथ में दूसरे कला विषय के ऊपर भी बात करनी है हमें, बाकी उसके गेम्स के ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। उन सभी विषयों को लेकर हमें उसका मूल्यांकन करना है, किसी एक विषय का मूल्यांकन नहीं करना है। दूसरा क्या बोलता है? अवसर की व्यापकता। कोई एक दिन बच्चे का खराब हो सकता है ना, एक दिन बच्चे का खराब हो सकता है, उसको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि भाई ठीक है, तुमने जो सीखा है वो बताइए। तो उसको बार बार अवसर दिया जाना चाहिए मूल्यांकन करने से पहले। तीसरी बात क्या है? दायरे की व्यापकता। इसका मतलब क्या है बताओ? देखो, इसमें यह कि केवल कक्षा कक्ष की गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष के बाहर भी बच्चा क्या गुल खिला रहा है, इस बात का पता होना चाहिए। यहां से निकलने के बाद में असम कैफे में जाके और किस प्रकार की सिगरेट लेके पी रहा है बच्चा, तो ये जब पता चला कि बहुत से बच्चे ऐसी ऐसी सिगरेट पी रहे हैं, तो असम कैफे को बंद करवाना पड़ा। ऐसा होना चाहिए ना। उसके आसपास की बच्चे की बाह्य गतिविधियां वो कैसी कर रहा है, कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधियां कैसी कर रहा है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तरीकों की, उपकरणों की व्यापकता होनी चाहिए। किसी एक उपकरण के द्वारा हमें बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है। वही बात 360 डिग्री होलिस्टिक, यानी कि पोर्टफोलियो फाइल भी काम में लेनी है, एनेक्डोटल भी काम में लेना है, हमें बच्चे का समग्र वार्षिक आंकलन मूल्यांकन रिपोर्ट भी काम में लेनी है। हर एक उपकरण को काम में लेते हुए हमें बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। और एक और है, तरीके की व्यापकता होनी चाहिए। किसी एक तरीके से हमें बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है कि केवल उपकरण के माध्यम से हमने मूल्यांकन कर लिया। हमें बच्चे का मूल्यांकन करते समय उस बच्चे के अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए कि आपका बच्चा कैसा है, उसमें कितना सुधार होता है, वो घर पे कितना पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उसकी किन किन चीज़ों में रुचि है, करेंगे ना। तब हमें पता चलेगा और उन चीज़ों को हमें उसमें शामिल करेंगे। फिर हम अपनी पोर्टफोलियो वगैरह में इनमें शामिल करेंगे उसको, और उस हिसाब से आगे की चीज़ें करेंगे। उस बच्चे से खुद से पूछना चाहिए कि तुम अपने अपने व्यक्तित्व के या खुद के बारे में 4 ऐसी चीज़ें बताओ जिसको बताने पर तुम्हें गर्व महसूस होता हो। तो 1-2 तो बताता, बोले सर अब बस इससे ज़्यादा नहीं है। फिर पूछते हैं कि 4 ऐसी बातें बताओ जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तो बोले 4, 15-20 बता देता है वहां पे। तो ऐसी बात है, बच्चे से खुद से उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारे मजबूत पक्ष क्या है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछते हैं ना, आगे जाके इंटरव्यूज में पूछते हैं कि अपने व्यक्तित्व के 4 मजबूत पक्ष बताइए। ये मजबूत पक्ष और ये कमजोर पक्ष हमें शुरुआत से पता होने चाहिए। बच्चे के सहपाठी से पूछना चाहिए कि तुम्हारा जो साथी है वो कैसा है, उसके अंदर मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भी आए, और क्या ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं आए। ऐसे करके बच्चे के मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीकों को काम में लेना चाहिए। तो व्यापकता में 5 प्रकार की व्यापकता सम्मिलित की गई है। कौन कौन सी? विषय की व्यापकता, अवसर की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, तरीके की व्यापकता। अब यह प्रश्न रीट में पूछा गया था और बड़ी मतलब बेरहमी से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया उन्होंने। इतना मजेदार प्रश्न था और डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट करने के पीछे कारण ये था कि पहली बार जब इन्होंने आंसर दिया तो उसका आंसर दे दिया दायरे की व्यापकता। पता नहीं क्यों दिया, समझ नहीं आ रहा।
जो कि किसी सूरत में नहीं हो सकता। 2017 में यही प्रश्न पूछा गया था जो 2021 में आपके पूछा गया, या 22 में, अब की बार 21 में हुआ था क्या? 21 में पूछा गया था, 2 बार पूछा है। 17 में उसका आंसर था प्रश्नों की व्यापकता। प्रश्नों की व्यापकता का सीसी से कोई मतलब नहीं है, और प्रश्न में व्यापकता नहीं होती, प्रश्न में विविधता होती है। दूसरा, उस समय सही आंसर दे दिया, दूसरी बार वही प्रश्न वही ऑप्शन आंसर दे दिया, तरीकों की व्यापकता। 2017 में प्रश्नों की व्यापकता दे रहा है बोर्ड आंसर, 2021 में तरीकों की व्यापकता दे रहा है। गलती से दे दी उसने, या वही कहीं से उसने पता नहीं पढ़ लिया, कोई गलत पढ़ लिया। फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के हमने भेजा, तो उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट नहीं करना चाहिए था, एग्जैक्ट इसका सही आंसर था प्रश्नों की व्यापकता। वो नहीं होता है, केवल 5 ही प्रकार की व्यापकता होती है: विषय, अवसर, दायरा, उपकरण और तरीका। ठीक है, ये आपका सीसी हो गया। अब सीसी इतना पढ़ने के बाद में इसकी गुण विशेषताएं वही है जो मूल्यांकन में है। ये सतत रूप से होता है, ये निरंतर चलता है, बार बार होता है। इसके अंदर ये चारों प्रकार के मूल्यांकन सम्मिलित करते हैं, किया ना अभी हमने। इसके अंदर बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे में से भय और उसको दूर करते हैं, डर को दूर करते हैं, समग्र और उसका सर्वांगीण विकास हो उसके लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे सभी प्रकार की विशेषताएं होगी। वो सारी की सारी विशेषताएं जो मूल्यांकन में थी, वो सारी की सारी विशेषताएं यहाँ पर भी है। वही इसके उद्देश्य हैं, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। फिर आता है सीसीई किस प्रकार से लागू हुआ, इसको देखिए। अब आप सीसीई को केंद्र में लागू किया गया था सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर का मतलब कक्षा 1 से लेकर 5। उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक का मतलब क्या हुआ? कक्षा 6 से 8। और फिर माध्यमिक स्तर पर इसको लागू किया गया था कक्षा 9 व 10। प्राथमिक स्तर पर इसको लागू किया गया था वर्ष 2004-05 में। 2006-07 में इसको लागू कर दिया गया था उच्च प्राथमिक स्तर पर, और 2009-10 में इसको लागू किया गया था माध्यमिक स्तर पर। यह प्रश्न 2-1 बार पूछे गए हैं। अब याद कैसे करेंगे? याद ही करने तारतम्यता बिठा के। तो देखो 2004-05 में एंड किससे हो रहा है? 5 से। एंड किससे होगा? 5 से। इसमें शुरुआत किससे हो रही है? 6 से। शुरुआत किससे हो रही है? 6 से। शुरुआत किससे है? 9 से। शुरुआत किससे है? 9 से। ठीक। 1 से 5 कब हुआ? 2004-05। 6 से 8 2006-07। 9 से 10 2009-10। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछा था बड़ा रोचक। उसको पता था एग्जामिनर को कि बच्चा ऐसे याद कर लेगा। तो उसने जो प्रश्न पूछा था कि कक्षा 10 में सीसीई को भारत में कब लागू किया गया था? माध्यमिक पूछा ही नहीं, और आंसर उसका था 2010-11। ठीक है, क्योंकि हमने यहां तक ही पढ़ा है, सभी किताबों में यहां तक लिखा है, सारी चीजें यहीं तक समाप्त हो गई। उसको उससे एक कदम आगे जाना चाहिए था। तो एक परिपत्र मिला उसको सीबीएसई की वेबसाइट पर, और उसमें यह बात लिखी हुई थी 2010-11 से लागू किया जाता है। अब ऐसा क्यों? समझो इसको। हर एक के पीछे लॉजिक्स होते हैं। आपका सिलेबस जब चेंज होता है, आप जब पढ़ते थे, तो क्या आप जब क्लास 7 में पढ़ते थे तो क्या अचानक आपका कक्षा 7 में सिलेबस चेंज हुआ? कभी नहीं हुआ। या तो आप क्लास 6 में जब आएंगे तब आपका सिलेबस चेंज होगा, या फिर वापस फिर आप क्लास 9 में जाओगे तब आपका सिलेबस चेंज होगा, तभी तो होगा ना। क्योंकि 6, 7, 8 एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट अप्रोच के साथ चलते हैं। देखो, 2 प्रकार की सब्जेक्ट अप्रोच होती है, एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अप्रोच और एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट अप्रोच। अनुशासनिक विषय उपागम और एक एकीकृत विषय उपागम। ये आपके काम भी आएंगे आगे। अनुशासनिक का मतलब एक सब्जेक्ट होगा जिसके कुछ रूल्स होते हैं, और उस सब्जेक्ट को उन्हीं रूल्स और उन्हीं नियमों के अनुरूप पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट की अप्रोच ही ऐसी है। क्योंकि हम वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, तो फिजिक्स पढ़ाते समय फिजिक्स के अनुशासन को काम में लिया जाएगा। ठीक है।
एक होता है इंटीग्रेटेड, कि हमें बच्चे में फिजिक्स की विशेषज्ञता हासिल नहीं करवानी है, स्पेशलिटी नहीं हासिल करवानी है, हमें बच्चे को एक बेसिक नॉलेज देना है। उसमें सामान्य शिक्षा के दौरान ये चीज काम में ली जाती है, जनरल नॉलेज में, जनरल एजुकेशन में हमें बच्चे में फिजिक्स के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ताकि वो दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके, ना कि उसके अंदर वो स्पेशल चीजें जो उसको फिजिक्स के अंदर जो हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्राप्त करने में मजबूत कर सके। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करते समय वो अब अनुशासन का ध्यान नहीं रखेंगे, जो उस सब्जेक्ट की एक डिसिप्लिन होती है। अब उनका ध्यान ऐसे बालक का विकास करना है जो समाज के लिए उपयोगी हो सके इन इंटीग्रेटेड विषयों के माध्यम से। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको पढ़ाई जाती है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, एक ही पुस्तक में फिजिक्स होती है, उसी पुस्तक में बायोलॉजी होती है, उसी पुस्तक में केमिस्ट्री होती है ना। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एकीकृत उपागम है उसको समझने का या पढ़ाने का, और उसका मुख्य मकसद है दैनिक जीवन में आप उसको उपयोग कर सके। तो सामान्यतः उसमें बहुत सी चीजें ऐसी रिलेट होती है जो आप दैनिक, जैसे मान लो आपको पीएच पढ़ाएंगे, तो पीएच का टेक्निकल नॉलेज नहीं देने के बजाय, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं देंगे, आपको ये देंगे कि पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। जब 9th की किताब में देखोगे तो यही चीज लिखी हुई मिलेगी आपको, बजाय उस पीएच के उस पी को स्मॉल क्यों लिखते हैं, एच को कैपिटल क्यों लिखते हैं बताने की। और यदि आपने सब्जेक्ट ले लिया अनुशासनिक रूप से, तो सबसे पहले आपको एक एक चीज बताएंगे, वो आपको एक एक राशि, जैसे वहां पे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इसमें इसका मतलब क्या है, एम एल, और ये जो आपकी अवधारणाएं आ रही है जिसको आप लिखते हैं वो कैसे लिखी गई है, नोमेनकल्चर जो आया था वो कैसे आया था, एक एक चीज बताते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ सीधा एक नाम आ गया कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसिपिस सिंडेरिया है, वो क्यों है, वो कैसे बना है, वो बताने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड में। बट जब आप अनुशासनिक पढ़ेंगे तो उसके पीछे का नॉलेज आपको देना जरूरी है। समझ गए दोनों अप्रोच। तो यहाँ पे यहाँ तक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाती है हमारे यहाँ पर। 11वीं आते ही आपकी अनुशासनिक डिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाएगी आपके सब्जेक्ट में। फिर सब्जेक्ट स्पेशल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, अलग उसकी किताब आनी शुरू हो जाती है। जब इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है तो वो 6 से लेके 8 तक एक ही होगी। क्लास 6 में ऐसे टॉपिक होंगे जो क्लास 7 में नहीं होंगे, क्लास 7 वाले टॉपिक क्लास 8 में नहीं होंगे, और तीनों में मिलाकर जो टॉपिक होंगे वो दोबारा से आपको क्लास 9 और 10 में पढ़ने हैं। थोड़ा सा एनरिच करके पढ़ते हैं ना, देख लेना चाहिए। 6 से 8 के टॉपिक्स ही मोटे मोटे रूप से कक्षा 9 से 10 में आपके सामने आते हैं, और फिर उनको 9 और 10 दोनों में बांटते हैं। तो इसलिए उसकी ये पढ़ाई की प्रक्रिया एक साथ बनी रहे, इंटीग्रेटेड बनी रहे, सिलेबस को बीच में कभी भी चेंज नहीं करते। पहले क्लास 6 में करेंगे, 6 में कर दिया तो जो 6 वाला 7 में गया है वो पुराने सिलेबस से ही पढ़ रहा है। फिर अगले साल जिस 6 का चेंज हुआ उसको 7 में भी चेंज कर देंगे, फिर उससे अगले साल जो 7 में चेंज हुआ उसका 8 में भी कर देंगे। तो यहाँ पर जब सीसी लागू करेंगे तो सीसी एक नया पैटर्न हो गया। नए पैटर्न को आप अचानक लागू करोगे तो उसका वो इंटीग्रेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए 2006 में तो इन्होंने किया था कक्षा 6 में, 2007 में किया था इन्होंने कक्षा 7 में, 2008 में किया था कक्षा 8 में, 2009 में किया था कक्षा 9 में, और 2010 में किया था कक्षा 10 में। अब ठीक है। अब यदि आपसे पर्टिकुलर पूछे कि कौन सी क्लास का कब किया था तो वैसे आ जाएगा। यदि आपसे ये पूछे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कब किया था, तब आंसर क्या आएगा, 2006-07। माध्यमिक स्तर पर कब किया था तो 2009-10। ओके, कॉन्सेप्ट्स तो आपको देखो एटलीस्ट पता होने चाहिए हर चीज की। ये चीजें यदि कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से पता है तो बहुत जगह काम आएंगे। ये कि हर एक चीज का मतलब क्या होता है। हम हमेशा पढ़ते ही हैं सिर्फ एकीकृत एकीकृत, अनुशासनिक अनुशासनिक, बहुत पढ़े होंगे ना आपने कभी। जैसे सामाजिक विज्ञान जब आप पढ़ेंगे
सोशल स्टडी, तो सामाजिक विज्ञान को आप वहां लिखेंगे कि ये एक एकीकृत विषय है, इंटीग्रेटेड विषय। एकीकृत किसका है? भूगोल का। इन सभी को एकीकृत करके उस अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसको लागू कर दिया 2009-10 तक, लेकिन 2017 में एक आदेश आता है, एक परिपत्र आता है। 2017 में सीबीएसई की तरफ से एक परिपत्र आता है और उस परिपत्र में लिखा है कि हम एक समान मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हैं। एक समान मूल्यांकन प्रणाली सांगठनिक रूप से ठीक है, जैसा कि एनसीएफ 2005 ने कहा था। हमने ये देखा कि इतनी दूर तक हम सीसी को जैसे ही अपनाया वैसे ही हमारे मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में बहुत चेंजेस आ गए। एक आके कहता है देखो वो तो वैसे कर रहा है, आप लोग ऐसे कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। मूल्यांकन सभी स्कूल्स में एक जैसा होना चाहिए, उसमें सीसी दिक्कत पैदा कर रही थी। तो कुल मिलाकर 2017 में पीछे के दरवाजे से इन्होंने सीसी को बाहर कर दिया। बोला नहीं है कि हम सीसी को बाहर कर रहे हैं, लिखा है, सिर्फ एक परिपत्र निकाला कि एक समान मूल्यांकन प्रणाली अपनाते हैं। तो सीसी शब्द को बोला ही नहीं है। बात अब आजकल यूज ही नहीं करती है सीबीएसई। सीबीएसई यूज नहीं करती है, एनसीईआरटी को बता दिया नहीं करते हैं यूज, नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी उसमें हम भी नहीं करेंगे। उन्होंने भी नहीं किया सीसी, कहीं पे भी नहीं किया ना, कहीं सीसी शब्द का जिक्र नहीं करते हैं आजकल। ये केंद्र में राज्यों को ये झुंझुना पकड़ा दिया, वो 1 से 5 में सब अभी भी बैठे हैं कि ठीक है लागू रखेंगे। सीबीएसई ने सभी कक्षाओं में एक समान मूल्यांकन प्रणाली अपनाते हुए मोटे रूप से पीछे के दरवाजे से सीसी को बाहर कर दिया है। हालांकि कहीं पे ये लिखा नहीं है, लेकिन जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि क्या ये कदम सीबीएसई में सीसी को बाहर करना है। ऐसी न्यूज़ेज में ये चीजें आएंगी। लिखी हुई एक ही बात है कि हम एक समान मूल्यांकन प्रणाली अपनाते हैं, सीसी हटाते हैं ये नहीं लिखा है कहीं पे भी। काम सारे उपकरण वो लेंगे, हम अप्रोच वो रखेंगे, लेकिन सीसी के नाम से अब कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ओके, क्लियर? अब देखिए इसमें इन्होंने जब किया है तो अब वर्तमान में इनकी मूल्यांकन प्रणाली क्या है उसको देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 और एक बात करेंगे कक्षा 9। सबसे पहले शैक्षिक पक्ष की बात करते हैं सीबीएसई में, और एक बात करेंगे अलग से कक्षा 10 में वर्तमान में क्या है। कक्षा 6 से लेकर 9 तक दोनों में शैक्षिक पक्ष में 8 बिंदु ग्रेड प्रणाली काम में ली जाती है। 8 बिंदु ग्रेड प्रणाली काम में ली जाती है। इसमें जो ग्रेडिंग की जाती है वो कैसे की जाती है? A1, A2, B1, C1, C2, D1, ऐसा नहीं होगा, D1, D2 नहीं होगा, क्या होगा? E होगा। एंड हमेशा किससे होगा? E से होगा। एंड हमेशा E से होगा, ध्यान रखना। A1, A2, B1, B2, C1, C2, D और E। अब A1 का मतलब है 91 से 100, इसका 81 से 90, ऐसे ही आप चलते जाओगे। D का मतलब क्या हुआ? 31 से 40, सही है। और E का मतलब 0 से 30, सही है क्या? सही नहीं है ना? क्या होगा? 33 से 40 और 0 से 32, यही गड़बड़ कर जाते हैं हम, ध्यान रखना। प्रश्न पूछेंगे आपसे डी का तात्पर्य क्या है, और ऑप्शंस देंगे। पहला ही ऑप्शन दे देगा 31 से 40, दूसरा 41 से 50, तीसरा 21 से 30, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, और सीधा आप करोगे कि 31 से 40। पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 33। इसका मतलब यही है, तो 33 से 40 डी होगा। बाकी ऊपर आप अपने आप निकाल लोगे, 41 से 50, और वो तो कैलकुलेशन करके निकाल लेना। ये प्रश्न पूछा गया था। A1 का मतलब क्या होता है? 91 से 100। अब देखिए यहां पर D के बाद में जो E है, इस E का मतलब फेल नहीं है। कक्षा 6 से 8 में E का मतलब फेल नहीं है, नीड इंप्रूवमेंट है। क्योंकि हमारी आरटी ने ये कहा है कि किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते आप। क्लास 7 में किसी बच्चे को रोक नहीं सकते, कक्षा 6 में किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते आप। तो ई का मतलब फेल नहीं है, अनुत्तीर्ण नहीं है। क्या मतलब है? नीड इंप्रूवमेंट। क्लियर? बट कक्षा 9 में इन्होंने ई का मतलब नीड इंप्रूवमेंट नहीं रखा। इन्होंने कहा कि इस ई को हम बहुत जल्द परिभाषित करेंगे, अभी हमें ही नहीं समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है।
ई का मतलब फेल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम पास हो। यदि आपके डी नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम पास नहीं हो, और यदि ई आ रहा है इसका मतलब तुम फेल नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम पास हो। 10वीं क्लास में नहीं आ सकते किसी सूरत में। मतलब क्या है, इस ई अनुत्तीर्ण शब्द से बच्चा डरता है, इसलिए हम इस शब्द को चेंज कर रहे हैं, बस इतना सा चेंज करेंगे। उसका नाम अभी सोच रहे हैं क्या देंगे, अभी तक दिया नहीं है सीबीएसई ने। ठीक है, ये तो बात थी क्लास 6 से लेकर 9 की। सहशैक्षिक पक्ष की बात कर रहे हैं तो 6 से 8 में 3 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली सहशैक्षिक पक्ष में काम आती है, ए, बी और सी। और क्लास 9 में 5 बिंदु प्रणाली सहशैक्षिक पक्ष में काम आती है, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक, अब बात करते हैं कक्षा 10 की। इस प्रकार की जो ग्रेडिंग प्रणाली है, इस ग्रेडिंग प्रणाली को हम बोलते हैं निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, समझाता हूं। इसमें हमने क्राइटेरिया पहले से निर्धारित कर लिया ना। हमने कह दिया कि यदि 91 से 100 नंबर आपके आएंगे तो आपको ग्रेड कौन सी मिलेगी, A1। अब बच्चे के जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स को हम रेफरेंस किसके साथ कर रहे हैं, इस 91 से 100 के। यदि उसके 95 नंबर आए तो किसी दूसरे बच्चे के साथ उसके उन नंबरों की तुलना नहीं करेंगे हम। और इसका मकसद यही था कि बच्चों की उस तुलना को दूर करना है। उसकी तुलना हम करेंगे कि कौन सी ग्रेड के अंदर उसके नंबर आए हैं, और जिस ग्रेड में नंबर आए हैं वो ग्रेड उस बच्चे को दे देंगे। ऐसे में ये किसी दूसरे बच्चे के साथ सापेक्ष रूप से इसकी तुलना नहीं की जाती, इसलिए इस ग्रेडिंग प्रणाली को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली। पहले से क्राइटेरिया निर्धारित किया, अब बच्चे का उपलब्धि के बाद में जो भी मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स की तुलना उस पहले से निर्धारित क्राइटेरिया के साथ करना है। ये पढ़ा है ना हमने, मानदंड आधारित, याद आ रहा है। मानदंड पहले निर्धारित कर लिया कि इतने अंक आने चाहिए, फिर जो नंबर आ रहे हैं उनकी तुलना उस मानदंड के साथ करेंगे। याद आ रहा है क्या। तो पहले से मानदंड निर्धारित कर लिए कि ये मानदंड होंगे, अब उसकी तुलना उस मानदंड के साथ करेंगे। क्लियर। दूसरी, अब 10th में जो काम में ली जाती है यह है 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली। 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में इन्होंने किया है A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 एंड हमेशा किस पे होगा, E पे होगा। इसमें देखो क्या है, यह सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली है। इसमें बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों के साथ होगी, सापेक्ष होगा। ठीक है, मार्क्स आने के बाद उसके बाद में पता चलेगा कि इन मार्क्स को कहां पर अपने को रखना है। और इस प्रकार की ग्रेडिंग, जैसे मान लो कहीं एक पूरे उसमें 10वीं क्लास में 1000 बच्चे हैं हमारे पास, 1000 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो फेल हो गए, तो 200 बच्चे फेल हो गए मान लो। टोटल पास कैंडिडेट कितने हुए हैं, 800। यहां पास फेल होंगे सब। ठीक, 800 बच्चे जो पास हुए हैं, अब उन बच्चों को रैंक्स दी जाएगी, और उन 800 में से जो टॉप 1/8 स्टूडेंट है उनको कौन सी ग्रेड दी जाएगी, A1। A1 का मतलब क्या हुआ, टॉप 1/8 स्टूडेंट, यानी कि 1 से लेकर जिनकी 100 रैंक के बीच में बच्चे आएंगे उनको A1 ग्रेड दी जाएगी। तो यहां बच्चों की जो अंक आ रहे हैं उनकी तुलना दूसरे बच्चों के साथ हो रही है ना, हो रही है। इसलिए इस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली को क्या बोलते हैं, सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली। 10वीं क्लास में कौन सी ग्रेडिंग प्रणाली काम में ली जाती है, सापेक्ष। 6 से 9 में कौन सी ली जाती है, निरपेक्ष। फिर A2 का मतलब नेक्स्ट 1/8 स्टूडेंट, यानी कि 101 से लेके 200। रैंक्स के आधार पर ये सारी चीजें चलती रहेगी। मानक आ गए अब रैंक्स वाले, और मानक संदर्भित है ना, यानी कि दूसरे बच्चे के साथ तुलना हो रही है 10वीं कक्षा के अंदर। 10th क्लास में A1 का मतलब 91 में से 100 नहीं है, वहां पे A1 का मतलब क्या है, टॉप 1/8 स्टूडेंट्स। सबके क्लियर ये बात, ओके। चलिए, इसमें सहशैक्षिक पक्ष में 5 बिंदु है जो 9th में था, A, B, C, D और E। अगली बात करते हैं अब हम राजस्थान की। ऐसा ही क्यों ही पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। राजस्थान में CC को
वैसे लागू नहीं किया गया था जैसे सीबीएसई में किया था। सीबीएसई में सीसी लागू कर दिया भाई 2004-5 में कक्षा 1 से 5 में लागू, तो सभी में लागू हो गई। राजस्थान में क्रमिक रूप से सीसी को लागू किया था, एक साथ सीसी लागू नहीं किया गया था। सबसे पहली बात कि सभी विद्यालयों में एक साथ सीसी लागू करते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। 2010 में सबसे पहले राजस्थान में अलवर और जयपुर, अलवर जिले के 40 ग्रामीण और जयपुर जिले के 20 शहरी विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीसी को लागू किया गया था कि देखते हैं यहां पे कैसे परिणाम आते हैं। अलग हो गया, एक साथ नहीं हुआ, ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए लागू किया गया था ये, और आज भी कक्षा 1 से 5 ही है, 6 से 8 में नहीं है। 1 से 5 के लिए सबसे पहले 2010 में कौन से 2 जिलों में, अलवर और जयपुर जिले के ग्रामीण और शहरी विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। फिर परिणाम ठीक आए तो 2010 के बाद में 11-12 में कुछ और विद्यालयों में लागू किया, 12-13 में कुछ और में किया, 13-14 में कुछ और में किया, 14-15 में कुछ और में किया। नंबर्स 14-15 तक आते आते काफी आ गए। जब इतने सारे विद्यालयों में जब सीसी लागू हो गया 2014-15 में, तो सरकार को ये लगा कि अब इस सीसी को सही रूप से संचालित करने की जरूरत है। उस समय उन्होंने कहा इस सीसी को संचालित करने के साथ साथ इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी जरूरी है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमें एक प्रोग्राम लाना है, और उस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी फॉर एजुकेशन, SIQE। 5 प्रकार के ऐसे संगठन थे जिनके बीच में समझौता हुआ। कौन कौन से? राजस्थान उस समय माध्यमिक वो स्कूल परिषद थी, अब वो राजस्थान स्कूल परिषद के नाम से ही जानते हैं उसको। उस समय SIERT थी, अब उसको RSCRT के नाम से जानते हैं। 2 नाम जो है वो उस समय अलग थे, इस समय चेंज हो चुके हैं। एक आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, एक आपका बौद्ध शिक्षा समिति, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ। पढ़ रखा है ना ये तो। इन 5 के बीच में समझौता हुआ, इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम आपस में इस बात को लेकर सहमत हैं, इसका मतलब यह है कि हम ये काम करेंगे। MOUs होते हैं तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज लागू हो गई। MOUs तो मिलकर करते हैं कि हम मिलकर करेंगे, हम साइन करते हैं MOUs के ऊपर। आपसी समझौता है ये सबका। 5 का समझौता हुआ कि लागू करेंगे, और इसको लागू करने के पीछे 2 ही कारण थे। एक, राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। कक्षा 1 से 5 के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जरूरत है तथा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की जरूरत है। तो शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड। शिक्षण के केंद्र में कौन होना चाहिए? छात्र, चाइल्ड। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर पेडागोजी यदि होगी तो हमारी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। अब ये गुणवत्तापूर्ण जब शिक्षा उनको देंगे बच्चों को, तो उनको मापने के लिए यदि हमने परंपरागत तरीके अपनाए तो वो ठीक नहीं रहेंगे। उनके मूल्यांकन के लिए हमें वर्तमान जो मूल्यांकन प्रणाली है वो कौन सी है? CCE लागू करनी चाहिए। पहले CCE एक अलग कार्यक्रम चल रहा था 2010 से लेकर 2014-15 तक। वर्ष 2015-16 में CCE को एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। किसके साथ? ABL तथा CCP के साथ। तो SIQE कैसा कार्यक्रम है? एक समन्वित कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें शिक्षण कैसा होना चाहिए और उसका मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, उन दोनों का समन्वय है, उन दोनों का इंटीग्रेशन है। तो शिक्षण कैसा होना चाहिए? ABL तथा CCP आधारित, और इस शिक्षण का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? CCE आधारित। कुल मिला के SIQE में 3 चीजें सम्मिलित हो गई। बात 2 ही है, चीजें तो 2 ही है। पहली को बोलते हैं ABL व CCP, तथा दूसरी क्या है? CCE। अब प्रश्न आपसे पूछे, राजस्थान में सतत और व्यापक मूल्यांकन किस कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है? SIQE। SIQE को तो विस्तार में पढ़ चुके हो ना, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे फिर हम। अब इस कार्यक्रम को राजस्थान में चला लिया। चलाने के बाद में इसमें जो असेसमेंट राजस्थान में होते हैं वो कैसे होते हैं?
वहां पे मैंने बताया नहीं आपको आवधि, क्योंकि वहां तो हटा लिया, वो सीसी हटा लिया, तो फिर जो 6 से 8 वगैरह में जो चलते हैं उसमें वैसे ही होते हैं जैसे हमारे पहले होते थे। एक टेस्ट होता है 5 नंबर का, एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट होता है 5 नंबर का, और एक अर्धवार्षिक परीक्षा वहां पे होती है। फिर वही चीज दूसरे टर्म में होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, उनको मिलाकर वो मार्क्स जोड़ लिए जाते हैं सीबीएसई में। वो जरूरी भी नहीं है इतने। राजस्थान में सीसीई है, इसका मतलब 2 प्रकार के मूल्यांकन होंगे, एक रचनात्मक होगा और दूसरा योगात्मक होगा। बीच बीच में नैदानिक मूल्यांकन वगैरह चलते रहेंगे। यानी कि एक होगा समेटिव असेसमेंट और एक होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। कुल मिलाकर इन्होंने 3 टर्म में विभाजित किया है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। टर्म 1 पूरा होने के बाद में इसका क्या होगा, समेटिव असेसमेंट 1। 2 पूरा होने के बाद में समेटिव असेसमेंट 2। तीसरा होने के बाद में समेटिव असेसमेंट 3। ऐसे। और इस दौरान रचनात्मक मूल्यांकन निर्धारित नहीं है कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं आप, 5, 10, 15 मिनिमम हो सकते हैं कि 2 एटलीस्ट होने चाहिए, 2 के बीच में, बट निर्धारित नहीं है, वो फिक्स नहीं है। इसके दौरान बच्चे का पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कैसे मूल्यांकन होने चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बीच में जो शिक्षण चल रहा है उस पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहना चाहिए। यही तो है ना सतत और व्यापक मूल्यांकन। और जरूरत पड़े तो नैदानिक मूल्यांकन बच्चे का करना है, लेकिन बच्चा जब कक्षा में प्रवेश लेगा तो उस समय उसका आधार रेखा मूल्यांकन करें। क्लियर? समेटिव असेसमेंट की संख्या कितनी है, 3। ए, बी और सी ग्रेड दी जाती है यहाँ पर कक्षा 1 से 5 को। ठीक है, ये 1 से 5 में सीसी लागू है, 6 से लेकर 10 में किसी भी प्रकार के सीसी का जिक्र राजस्थान में नहीं है। ये आपका हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन। कोई प्रश्न यहां तक? नहीं? आगे बढ़े, बस आधे घंटे का और है, या अभी पढ़ ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ, तो फिर पढ़ते जाओ। अब ये जो परीक्षण होंगे, मूल्यांकन होंगे, उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि एक मूल्यांकन के गुण क्या होने चाहिए, एक अच्छे मूल्यांकन के गुण क्या होने चाहिए, एक उत्तम परीक्षण के गुण क्या होने चाहिए, ये समझना है। ये यहां से पक्का एक प्रश्न पूछता है। यदि आपके एग्जाम में लेवल 1 है ना, तो इसका मतलब यहां से आपके कम से कम 2, कितने सब्जेक्ट हैं, 5, यानी 5 दूनी 10, 10 नहीं तो कम से कम 8 प्रश्न पूछेगा मूल्यांकन मापन से। 15 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं आपसे पूछे यहां से। पता है क्या इस बात का आपको? इंग्लिश में भी, इंग्लिश में इतना ही है, ये जो मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल टर्म में साथ साथ बोल ही रहा हूँ। समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीसीई, कंटिन्यूअल, निरंतर का होता है, इसमें लिखा हुआ है आपका सारा इंग्लिश साथ साथ में टेक्निकली। कंटिन्यूअल और कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक का होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो अब इतनी इंग्लिश तो अब आपको आई गई, लगभग लगभग यही चीज इंग्लिश में जब पूछेंगे तो उस हिसाब से पूछेंगे आपसे, तो दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाला भी साथ ही हो रहा है। 5 में 15 नंबर के प्रश्न, यानी कि लगभग 16 प्रश्न पूछेंगे, 8 प्रश्न यदि पूछेंगे तो एक प्रश्न अनिवार्यतः अच्छे मूल्यांकन के गुण में से आएगा। यदि 7 या 8 प्रश्न आ रहे हैं तो पक्का 100% आएगा यहां से। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और प्रश्न इजी भी आ जाता है यहां से, बहुत इजी आता है, इजी आता है तो, और टफ आता है तो बहुत टफ आता है। ठीक, देखो इसमें अंग्रेजी में मैंने कुछ टर्म्स इसमें शायद मिस हो गए थे, मैं लिखवा दूंगा आपको। इंग्लिश टर्म्स जो है वो भी लिखवा दूंगा साथ में। अच्छे मूल्यांकन के 2 गुण होते हैं, एक तकनीकी गुण और दूसरा व्यवहारिक गुण। व्यवहारिक गुण अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना। टेक्निकल और इसका दूसरा गुण है वो व्यवहारिक रूप से, इन जनरल अप्रोच में हम कैसे कैसे गुण ध्यान रखते हैं। तो व्यवहारिक में कुछ नहीं है, हमारा परीक्षण जो है वो मितव्ययी होना चाहिए, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, सरल, प्रशासन में सरल होना चाहिए। तो ये बेसिक से गुण है जो आप सबको पता है व्यवहारिक में होंगे, इनको हम नहीं देखेंगे। हम ध्यान देंगे पूरा का पूरा तकनीकी, और तकनीकी 6 हैं। इन 6 के अलावा जितने भी हैं वो सारे व्यवहारिक में मैंने 5-6 लिख रखे हैं, उनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल में ये जो 6 एस्पेक्ट्स हम करेंगे यही होंगे। 6 एस्पेक्ट्स में सबसे पहला है वैधता, वैलिडिटी।
वैधता यानी कि वैलिडिटी। दूसरा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। पांचवा है आपका विभेदकारिता, और छठवां है आपका मानकीकरण। मानकीकरण, ये 6 गुण ऐसे हैं जो तकनीकी गुण हैं। कौन कौन से हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता, मानकीकरण। मितव्ययता यदि आ गया तो मितव्ययता कौन सा होगा? व्यवहारिक। प्रशासन में सरल हुआ तो कौन सा हुआ? व्यवहारिक। टेक्निकल में सिर्फ ये 6 ही एस्पेक्ट्स हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे, इनको समझना। इनके अंदर के प्रश्न भी आपसे पूछते हैं। 2-3 प्रश्न अभी रीट में बड़े अच्छे पूछे गए थे, पिछली रीट में। सबसे पहला पक्ष है वैधता, वैलिडिटी। वैधता क्या होता है? देखिए, समझना इसको। जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करने के लिए हमने परीक्षण का निर्धारण किया है, एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं सबसे पहले, करते हैं ना? मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे ने ये उद्देश्य प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। उसके लिए उसका क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। और यदि ये परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों का मापन करता है या मूल्यांकन करता है, तो हम इस मूल्यांकन को क्या कहेंगे? वैध मूल्यांकन। और यदि उन्हीं का मापन या मूल्यांकन नहीं कर रहा है तो वैध नहीं है। ये परीक्षण की सत्यता है। प्योरिटी आती है यहां से। परीक्षण प्योर परीक्षण है, शुद्ध है। परीक्षण की शुद्धता बोलते हैं, एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेट परीक्षण है, उसी का परीक्षण है जिसका करना चाहिए। अब एग्जांपल लो। एक आपका प्रायोगिक परीक्षा होती है, और प्रायोगिक परीक्षा में आपका जैसे बॉटनी का एक प्रायोगिक परीक्षा है, या फिर कोई केमिस्ट्री में जिसमें कुछ विलयन को मिलाना है, करना है। प्रायोगिक परीक्षा को करवाने का मुख्य उद्देश्य है आपके कौन से पक्ष को जानना? क्रियात्मक पक्ष को जानना। लेकिन हमारे यहाँ पर हमें प्रयोग करवाए नहीं गए थे। टीचर ने कहा प्रयोग इसको नहीं आते इतने, आप एक काम करो, इससे जो भी केमिस्ट्री के बारे में पूछना पूछ लो, उसके आधार पर नंबर दे देना। तो जो प्रैक्टिकल लेने वाला टीचर आया उसने क्या किया? केवल वाइवा लिया ना। वाइवा के आधार पर उसने उस परीक्षण को किया। तो वाइवा के आधार पर किया तो कौन सा पक्ष का परीक्षण हो गया? ज्ञानात्मक। प्रायोगिक परीक्षण हम कर रहे थे, और प्रायोगिक परीक्षण करने का मूल उद्देश्य किस पक्ष को जानना था? क्रियात्मक को। लेकिन हमारे परीक्षण में हमने किसको जान लिया? ज्ञानात्मक को। तो क्या ये परीक्षण वैध है? नहीं। वैधता का मतलब है कि जिस उद्देश्य का मापन करने के लिए आप जो परीक्षण तैयार कर रहे हैं, यदि आपका परीक्षण उसी उद्देश्य का मूल्यांकन करने में सक्षम है, तब वो क्या है? वैध है। इस परीक्षण में शुद्धता है? कहीं भी नहीं है। सत्यता है? नहीं है। एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेट परीक्षण नहीं है। प्रश्न आया था आपके, परीक्षण में सत्यता या शुद्धता से क्या तात्पर्य है? वैधता। एक्यूरेसी इन टेस्ट का मतलब क्या है? वैधता। क्लियर? 2 प्रकार से प्रश्न यहां से पूछते हैं। एक तो यह है कि परीक्षण में शुद्धता का मतलब या परीक्षण में सत्यता का मतलब क्या है, और दूसरा प्रश्न पूछते हैं यदि कोई परीक्षण किसी एक उद्देश्य का परीक्षण मापने के लिए किया जाए और वो उसी उद्देश्य का मापन करता है, तो यह परीक्षण का कौन सा गुण कहलाता है? वैधता कहलाता है। ओके, ठीक है। सेकंड बात करते हैं विश्वसनीयता। इसको समझना, इसको समझने में थोड़ी सी आपको 2 चीजों में दिक्कत आएगी। जैसे ही विश्वसनीयता के बाद मैं वस्तुनिष्ठता में जाऊंगा, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। विश्वसनीयता समझे आप फिर। रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का मतलब यह है कि आप जैसे पेपर देके बाहर आते हैं, आप कहते हैं ना यार मजेदार पेपर था, एकदम ऐसा ही होना चाहिए, सही बच्चों का चयन करेगा ये पेपर, उसके ऊपर आपका विश्वास होता है। आप माइनर टेस्ट आते हैं, देख के आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार टेस्ट ठीक जा रहे हैं, ये सही है, ऐसे ही होने चाहिए। विश्वसनीयता में 2 चीजें होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं। मान लो आपका
एक अभी अभी एक बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक एग्जाम होता है वन रक्षक का, मान लो, और उस एग्जाम को आज से 1 महीने पहले एक एग्जाम था, उसमें किसी ने आंसर की से मिलाए तो उसके 80 नंबर आ रहे थे, 80 अंक आ रहे थे। ठीक है, ज्ञान में बहुत ज्यादा परिवर्तन उसका हुआ नहीं है, पेपर कैंसिल हो गया किसी वजह से, दोबारा पेपर हुआ, दोबारा उसी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पेपर लिया, इस बार उस बच्चे के अंक आ रहे हैं 20। मान लो पेपर चेंज हो गया ना, अंक कितने आ रहे हैं? 20। तो क्या दिक्कत कहां हुई? प्रश्न पत्र। अच्छा, बहुत से बच्चों के साथ हुई ये दिक्कत। एक बच्चा ऐसा था जिसके यहां पे 30 अंक आ रहे थे, उसके यहां पे अंक आ गए 70 अंक आ गए। उसके कारण जाने हमने, कारण जाने तो पता चला कि इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न बहुत कम थे, राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न ज्यादा थे, कल्चर के ज्यादा थे। इस बच्चे की राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ठीक थी, इसलिए इसके अंक ज्यादा आ गए। यहां पे उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के प्रश्न की संख्या कम कर दी, राजस्थान ज्योग्राफी बढ़ा दी, इसलिए इसके ज्यादा आ गए। यानी कि पेपर में कौन से प्रश्न होंगे इसके आधार पर तय होगा कि किस बच्चे को हम लेंगे। तो क्या प्रश्न पत्र विश्वसनीय है? नहीं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का जनरल साइंस, या इसके अंदर जनरल साइंस ऐसी पूछ ली गई जो 12th स्टैंडर्ड की हो, इसके अंदर जनरल साइंस ऐसी पूछ ली गई जो 6 से 8वीं स्तर की हो, तो दिक्कत हो गई। ऐसे में फिजिक्स, इन बच्चों की फिजिक्स अच्छी है, इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, इनकी बायोलॉजी अच्छी है, इनका सब कुछ अच्छा है। ठीक है, ऐसा मान मत लेना आप। अब देखिए, पेपर मैं लूंगा। पहला पेपर जब हमने बनाया तो उसमें फिजिक्स के प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि पेपर बनाने वाला फिजिक्स का था, जनरल साइंस का पेपर है, तो मार्क्स किनके ज्यादा आएंगे? उनके। फिर मैं पेपर बना रहा हूँ, इस बार केमिस्ट्री के ज्यादा हो गए, इनके ज्यादा हो गए, उनके कम आ गए, उनके कांस्टेंट रह रहे हैं मार्क्स, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इनके। बायोलॉजी वाली बारी आई तो इनके ज्यादा आ गए। और पेपर को यदि मैंने तरीके से बनाया तो फिर उनको फायदा होगा। पेपर को जब सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस के, जैसे अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में एक लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, सिलेबस में दे रखा था मनोविज्ञान, और वहां से एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो मनोविज्ञान की तैयारी करके जाने वाले ने जो 20% समय उस पर दिया है, और वहां से प्रश्न आप एक ही भी नहीं पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को छोड़ दिया, बोलो छोड़ो इसको, कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, और उनको फायदा हो गया इस वजह से। तो क्या पेपर में विश्वसनीयता रहेगी? नहीं। प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता का मतलब यह है कि यदि किसी बच्चे का बार बार हम परीक्षण करेंगे तो हर एक बार ज्ञान समान रहना चाहिए, ध्यान रखना, पहली बात, ज्ञान में चेंजेस नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। बार बार परीक्षण करने के बाद प्रत्येक बार आपके आने वाले अंकों के अंदर क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, बारंबारता होनी चाहिए, अंक प्राप्ति में बारंबारता होनी चाहिए। और वो तब होगा जब हर एक बार एक ही स्टैंडर्ड से आप पेपर बनाएंगे, तभी तो होगा ना। उसके लिए 2 गुण होने चाहिए, आपके पास नमूनों की पर्याप्तता होनी चाहिए, नमूनों की पर्याप्तता, यानी कि पूरे सिलेबस के हर एक हिस्से से बराबर मात्रा में पेपर बनाएंगे हम। यदि ऐसा करेंगे तो उनके, इनके, इनके और इनके हर बार एक ही समान अंक आएंगे, आएंगे ना। फिर दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि पेपर चेक करते समय जो टीचर है उसके उसके रिव्यूज उसके ऊपर नहीं आने चाहिए, खुद के व्यू नहीं आने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। विश्वसनीयता में 2 गुण समाहित होते हैं अपने आप में, कौन कौन से? नमूनों की पर्याप्तता तथा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक अलग गुण है, उसको अलग से पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन उसके बिना विश्वसनीयता नहीं आएगी। और ये दोनों गुण जब समाहित हो जाएंगे तो आप चाहे कभी भी पेपर ले लेंगे, हर बार आपके लेने वाले प्रश्नों पेपर में आपके अंक एक समान आएंगे। बार बार प्रश्न पेपर लेने पर भी अंकों में क्या होगी? समानता। तो किसी परीक्षक के द्वारा, एक परीक्षक या अलग अलग परीक्षक, कोई सा भी हो सकता है, कोई एक परीक्षक ले या अलग अलग परीक्षक ले, परीक्षक के द्वारा अलग अलग समय पर परीक्षण करने पर
प्रत्येक बार अंक एक समान रहे, अंक एक समान रहे, कंसिस्टेंसी रहे आपके स्कोर में, कंसिस्टेंसी इन स्कोर, अंकों में बारंबारता होनी, तो वो गुण क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठता, सॉरी विश्वसनीयता। फिर आप कहते हैं पेपर अच्छा है। इसी जगह आप पहले वस्तुनिष्ठता को समझ लें, फिर दोनों को एक साथ करके समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का शब्द का मतलब यही है कि आपके मूल्यांकन में वस्तु का प्रभाव रहना चाहिए, व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। वस्तुनिष्ठता दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता और दूसरी है अंकन की वस्तुनिष्ठता। प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता और अंकन की वस्तुनिष्ठता, इसका मतलब क्या है? प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता का मतलब बताएगा कोई? ऑप्शनल होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता, वो तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हुए, ये मतलब नहीं है, समझो इसको। यस, वेरी गुड। प्रश्न को प्रत्येक व्यक्ति एक ही तरीके से समझे। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम में आपके पहले यूपीएससी में ऐसा होता था, इंग्लिश मीडियम में पेपर बनता था। अब देखो, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों हमारे लिए बच्चे बराबर हैं। इंग्लिश मीडियम में पेपर बनता था, उसका गूगल ट्रांसलेट होता था हिंदी मीडियम में। जब गूगल ट्रांसलेट आप करेंगे तो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी में बिल्कुल बदल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बेचारे को इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है अच्छे से, वो इंग्लिश में वैसे ही नहीं समझ पा रहा है, तो क्या वो प्रश्न को सही समझ पाएगा हिंदी वाला? नहीं। जब वो प्रश्न को ही नहीं समझ पाएगा तो क्या वो उत्तर फिर सही लिखेगा? उत्तर सही नहीं लिखेगा तो मूल्यांकन में अंकों में भिन्नता आएगी। तो अंकों में भिन्नता आने का प्रमुख कारण क्या है कि प्रश्नों की समझ प्रत्येक व्यक्ति को एक समान नहीं थी। जैसे मैंने अभी देखा था एक पेपर, उसमें एक तरफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, एक वैज्ञानिक का नाम है एल.डी. व्हाइट, अभी समाजशास्त्री, एक लोक प्रशासन के एक वैज्ञानिक है एल.डी. व्हाइट। हिंदी में लिखा हुआ है एल.डी. सफेद। ये आरपीएससी का पेपर है, ये स्थिति है। अब वो एल.डी. सफेद, उसको जिंदगी में उसने कभी आज तक पढ़ा नहीं, वो बेचारे की उसकी आदत नहीं है कि इंग्लिश में जाके पढ़े, उसको अच्छी नहीं लगती इंग्लिश। जैसे आप लोग पढ़ते हैं आपके सिलेबस उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इसीलिए दोनों तरफ देखना चाहिए। हालांकि हमें, हमारी आदत तो ये होनी चाहिए। प्लास्टिक को लिखता है यूपीएससी सुगट्टे, और किसी को नहीं पता चल रहा है सुगट्टे क्या बोल रहा है, सुगट्टे 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 3 4 5 जगह लिख दिया, समझ नहीं रहा है। प्लास्टिक को भाई प्लास्टिक ही लिख देते, गूगल करने की कहां जरूरत थी? ये चीज तो वैसे ही प्लास्टिक, सब जगह प्लास्टिक लिखते हैं, तुम भी लिख देते। स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, लोकल बॉडी का हिंदी ट्रांसलेट होकर आ रहा है स्थानीय सव। अब वो स्थानीय सव की अवधारणा वो कुछ अलग ही ले गया, कुछ वो उत्तर कुछ अलग लिख रहा है, तो अंक अलग मिलेंगे, सही नहीं मिलेंगे। ये क्या लिख रहा है? तो ऐसे में आपका परीक्षण हो, आपका मूल्यांकन हो, और मूल्यांकन में एक समानता रहे, उसके लिए जरूरी क्या है? प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, नंबर 1। ये हमें ध्यान रखना है। ये इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको कि आप भी जब पेपर्स वगैरह बनाएं तो उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि प्रत्येक बच्चा हर एक प्रश्न को एक समान तरीके से समझे। उसके बाद में जब अंकन करेंगे तो अंकन प्रक्रिया में अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अंकन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे व्यक्ति का प्रभाव नहीं होगा। एक तो आज घर से खुश हो गया है, बहुत दिनों बाद में बीवी ने बातचीत शुरू की है, बोला ठीक है, अब ठीक है, आज मैं बड़ा खुश हूँ, 10 में से 8.5 9 नंबर, ऐसा होता है? आप में से बोल रहे हैं कुछ होता है। एक ऐसा है कि वो जबरदस्त लड़ाई करके आया आज, और आते ही सारा गुस्सा, उसकी राइटिंग यदि मिल गई अपनी बीवी की राइटिंग की तरह, तब तो 10 में से 1, आधा नंबर, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। यानी कि आपका मूल्यांकन करते समय जो व्यक्ति आ रहा है उसका कैसा मूड है, उसका कैसा व्यू है, व्यूज का भी फर्क पड़ता है। उसका व्यू क्या है, उसको क्या चीज अच्छी लग रही है। उसको नीति निर्देशक तत्व और इसमें मूल अधिकार में आलोचना के समय नीति निर्देशक तत्व ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनको ज्यादा देगा नंबर। वो वहां ये नहीं देखा कि बच्चे की क्रिएटिव या उसकी मूल्यांकन करने की क्षमता कैसी है।
व्यक्ति का प्रभाव आ जाता है मूल्यांकन पर, तो अंकों में भिन्नता आ जाती है। यानी कि कुछ कुल मिला के इस प्रकार से आप मूल्यांकन करेंगे तो अंकों में क्या नहीं रहेगी, एक रूपता, और वहां पे अंकों में क्या नहीं रहेगी, बारंबारता। दोनों में समझना अंतर। यदि ये काम नहीं करेंगे तो इस वजह से भी बारंबारता में दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि अलग अलग परीक्षक एक कॉपी चेक करते हैं, एक परीक्षक उसमें एक बच्चे को 80 में से 40 नंबर देता है, दूसरा परीक्षक 80 में से 60 नंबर देता है, ये परीक्षण का कौन सा गुण उसमें विद्यमान नहीं है, वस्तुनिष्ठता। अलग अलग कॉपी चेक करने पर दोनों में उसके 80-80 नंबर आ रहे हैं, तो कौन सा गुण है, वस्तुनिष्ठता। समझ रहे हैं आप, मूल्यांकन एक समान है। दूसरा है अलग अलग समय पर बच्चे का परीक्षण हो रहा है और दोनों समय में बार बार परीक्षण हो रहा है और हर बार उस बच्चे के एक समान अंक आ रहे हैं, तो कौन सा हुआ, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता होने के लिए वस्तुनिष्ठता जरूरी है, लेकिन दोनों के बीच का एक छोटा सा अंतर समझना। अंकों में एक रूपता का मतलब तो है वस्तुनिष्ठता, अंकों में बारंबारता का मतलब है विश्वसनीयता। कंसिस्टेंसी इन स्कोर का मतलब तो है विश्वसनीयता, और यूनिफॉर्मिटी इन स्कोर का मतलब है वस्तुनिष्ठता। क्लियर है ये बात किसी के? यदि नहीं है तो एक बार फिर बता दूंगा, यहां पे ये क्लियर हो जानी चाहिए। दोबारा बताएं, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न बताओ पहले, क्या चीज सुनिए। कई बार नहीं होनी नहीं है मिक्स, यही तो समझना है। क्यों मिक्स हो जाएंगे, आप समझो इस बात को, ध्यान दो सामने। भाई वस्तुनिष्ठता का मतलब मूल्यांकन पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं आना चाहिए। हमें तो इसी को समझना है, इसको भूल जाओ आप एक बार, छोड़ो, ये बहुत कम जगह ये चीज है, इसको तो पता ही नहीं है, लोगों को ही नहीं पता था, आपको पेपर में भी नहीं आएगा। हमें ध्यान देना है मूल्यांकन पर, अंकन पर। अंक देते समय व्यक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपकी एक कॉपी को यदि मैंने चेक किया, मैं वैसे बहुत टाइट मार्किंग करता हूं, जनरली आरएस वालों की चेक करता हूं, तो टाइट मार्किंग में कर रहा हूं, तो मैं 100 में से आपको दे रहा हूं सिर्फ 40 नंबर। कितने अच्छे लिखे होंगे आपने। आपकी उसी कॉपी को यदि मान लो यूनुस जी ने चेक किया है, या बगड़िया जी ने चेक किया है, विवेक जी ने किया, मान लो, वो बड़े खुश से रहते हैं, बोले ठीक है, और वो देते हैं 100 में से आपको 60 नंबर उसी कॉपी में, तो अंक देते समय किसका प्रभाव आ गया, व्यक्ति का आ गया। यानी कि आपके एक परीक्षण में अलग अलग परीक्षकों के द्वारा यदि अंकन किया जा रहा है, तो उन अंकन के अंदर भिन्नता पाई जा रही है, तो कौन सा गुण नहीं है, वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं है। और वस्तुनिष्ठता का गुण होने के लिए उस अंकन में क्या होनी चाहिए थी, एक रूपता होनी चाहिए थी। अब तो क्लियर है। दूसरी चीज, आपका एक पेपर हम ले रहे हैं, उस पेपर में हमने जैसे माइनर टेस्ट आपके चल रहे हैं ना, माइनर 1 में आपके नंबर आ रहा है कि हाँ 105 के आसपास आ रहे हैं, माइनर 2 में भी आप देखते हैं कि 110 आ गए, माइनर 3 में आपके 101 आ गए, लगभग अंकों में एक समानता सी रह रही है ना। इसका मतलब हम जब प्रश्न बनाते हैं उस समय हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सब जगह से क्वेश्चंस लिए जाए, और अंकन अपने आप वस्तुनिष्ठ हो गया। वहां पे ऑब्जेक्टिव है, वो तो चेक करती है, उसमें से चेक होता है आपका स्कैनिंग। कभी कभार स्कैनिंग गड़बड़ हो जाती है, तो किसी के 10 नंबर कम आ जाते हैं, तब विश्वसनीयता गड़बड़ जाती है। होता है ऐसा। वहां पर 3-4 टेस्ट लगातार होने पर लगभग हर एक टेस्ट में आपके अंकों में एक समानता रह रही है, यानी कि कंसिस्टेंसी इन स्कोर, अंकों में बारंबारता। या फिर एक ही चीज का टेस्ट, जैसे अभी हमने बोला है कि ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टेस्ट लिया था वनपाल का, जो उस समय बच्चे के नंबर आ रहे थे, यदि बच्चे के नंबर लगभग उतने ही आ जा रहे हैं, तभी तो हम मानेंगे ना कि प्रश्न पत्र क्या है, विश्वसनीय। ऐसा होता है ना, अलग अलग पारियों में एग्जाम होता है, आप कहते हो कि इसके अंदर तो प्रश्न उसके पूछ लिए आसान, उनके तो नंबर ज्यादा आ रहे हैं, यदि हमारा उस समय होता तो हमारे भी ज्यादा आते। बोलते हो ना साहब, वो विश्वसनीयता पर आप सवाल खड़ा करते हो। तो अलग अलग समय पर यदि एग्जाम लेते हैं, परीक्षण लेते हैं, और हर बार अंकों में एक समानता रहती है या बारंबारता रहती है,
अंक बार बार एक समान रह रहे हैं, उसको बोलते हैं अंकों में बारंबारता, कंसिस्टेंसी इन स्कोर। इंग्लिश में देखो आप, कंसिस्टेंसी इन स्कोर तो क्या होगा, विश्वसनीयता। यूनिफॉर्मिटी इन स्कोर का मतलब क्या होगा, वस्तुनिष्ठता। अब तो क्लियर है सब? ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लास है क्या आगे? हाँ, ओके, हो गया बस। वैधता हो गया, विश्वसनीयता हो गया, वस्तुनिष्ठता हो गया। व्यापकता का मतलब वही बात है कि पूरे सिलेबस में से हर एक पार्ट में से क्वेश्चंस लेने चाहिए। ऐसा हुआ है 2015 में आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर का पेपर लिया था, उस समय 120 में से लगभग 100 क्वेश्चंस केवल कॉन्स्टिट्यूशन के पूछ लिए थे। ऐसे में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आके कहेंगे पेपर बेकार है, क्योंकि पेपर में कौन सा गुण नहीं है, व्यापकता का। पूरे विषय वस्तु में से प्रश्न पत्र होना चाहिए। अगला क्या है, विभेदकारिता। पेपर आपका ऐसा हो जो औसत, श्रेष्ठ और कमजोर बच्चों के अंदर क्या कर सके, विभेद। यदि पेपर बहुत ज्यादा टफ है, 90% के प्रश्न ऐसे हैं जो किसी को नहीं आ रहे हैं, 10% ऐसे हैं जो सबको आ रहे हैं, तो क्या आप विभेद कर सकते हैं? नहीं। 2015 के आरपीएससी में स्कूल लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस का पेपर इतना आसान था कि उसको हर एक बच्चा करके आ गया, और 250 से नीचे किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं 300 में से। तो अब बताओ आप कैसे विभेद करोगे? फिर आप आके बाहर कहते हो कि पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए बराबर हो गए, कोई मतलब नहीं है पेपर का। होता ना ऐसा? जैसे अभी आप तैयारी करें, इस लेवल की आप तैयारी करें, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बहुत आसान सा पेपर बना लिया, तो आप कहोगे मजा नहीं आया। कौन सा गुण होना चाहिए, विभेदकारिता। उसके अंदर क्या है, पेपर का प्रत्येक स्तर की कठिनाई उसमें होनी चाहिए, सरल, औसत और जटिल। ठीक है। और अंतिम क्या है, मानकीकरण। कुछ स्टैंडर्ड हमें तय करने हैं, कुछ मानक हमें बनाने हैं, और उन मानकों के अनुरूप हमें प्रश्न पत्र को तैयार करना है। मानकों के अनुरूप करेंगे तो वो वैज्ञानिक तरीके से वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय प्रश्न पत्र बनेंगे। ये इसका अंतिम गुण। कुल मिला के कितने गुण हो गए, 6। पहला क्या, वैधता। जिस उद्देश्य का कर रहे हैं उसी उद्देश्य का यदि हम मापन करने में सक्षम है तो गुण कौन सा हुआ, वैधता। परीक्षण की क्या हुई यहाँ पे, शुद्धता, सत्यता, एक्यूरेसी इन टेस्ट। दूसरा क्या है, विश्वसनीयता। अलग अलग समय पर या बार बार मूल्यांकन करने पर हर बार अंक एक समान रह रहे हैं तो क्या हुआ, विश्वसनीयता। यानी कि यहाँ पे अंकों में क्या रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, बारंबारता। तीसरा क्या है, वस्तुनिष्ठता। अंकों पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी इन स्कोर। और चौथा, व्यापकता। पांचवा, विभेदकारिता। छठवां, मानकीकरण। गुड।